98% लोग तो इस धरती पे पैदा होके खा पी के मरने के लिए आए हैं। 1-2% ऐसे लोग हैं जिनके जाने के बाद 2-4 जनरेशन उसको याद करता है ना। हमको उस 2-4% लोगों में 2% लोगों में आना। तो 300 का साइकिल एक वक्त खरीदने के लिए 4 लोगों से मम्मी पैसा मांगी थी और 4 लाख का BMW का मोटरसाइकिल हम सुने कि आप झारखंड से लेके आए। वो 3 जगह जो वेल्डिंग किया हुआ साइकिल था, उसी का नतीजा है जो घर पे एक ऑडी, एक होंडा सिटी और एक फोर्ड एस्पायर लगी हुई रहती है। शार्क टैंक में हम अप्लाई नहीं किए थे, शार्क टैंक हमको अप्रोच किया था। एक ड्राइवर का मासिक कमाई 29,000। पूछ दिए भैया एक पंखा टांगने का कितना मिलता है, तो 80 से 100 रुपये मिलता है। हमारे मन में एकदम मैथमेटिक्स मेरा जो है उफान मारने लगा कि 10 को भी लगा देंगे तो रोज का 1,000 होता है। आज किसी बच्चा को खड़ा करिए, पूछिए कि तुम क्या बनेगा, तो वो 100 तरह का नाम बताएगा, कोई पायलट बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो उस वक्त से दिलखुश से कोई पूछता होगा कि दिलखुश आप क्या बनेंगे, तो कुछ बताते होंगे आप? कुछ भी नहीं पता होता था। जाके दिल्ली पंजाब में कमाएंगे। विफलता प्लस विफलता प्लस विफलता इक्वल टू सफलता। कस्टमर से पैसा कम लेता है, ड्राइवर को पैसा ज्यादा देता है, फिर भी कहता है कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। भाई यही मैथमेटिक्स तो इस मैट्रिक पास को समझ में आया, ये पागल को समझ में आया। हरियाणा चल रहा था 2020 में, दिलखुश को लगा कि सब डिसीजन सही नहीं होता है। हाँ, क्या गलत हो गया था? टीम सिलेक्शन गलत हो गया। बेटा से पोता होने का उम्मीद नहीं। मुझे लगा जो जब गाड़ी नहीं मिल रहा था किसी के ऊपर बोझ कितना दिन रहेगा, तो मन में क्लिक किया क्यों ना थोड़ा एक रिक्शा उठाएं और थोड़ा दूरी से दिल्ली घूमें। अरे चलेगा तो सड़क पे ही ना कुछ तो नॉलेज हो जाएगा, ट्रैफिक नियम समझ में आ जाएगा। वो तो 14-15 दिन चलाया होंगे रिक्शा। 100 करोड़ के मालिक कभी रिक्शा चलाते थे। फंड करने जाए तो 100 करोड़ का वैल्यूएशन पे करें। 100 करोड़ 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जो ये आदमी उछलता बहुत है। हम कहते हैं जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर उस नाव पे क्यों, अगले नाव पे चढ़ो ना यार। 15 लास्ट में जब हम छोड़ रहे थे ना इलेक्ट्रिक का काम, तो वास्तु विहार का अगर इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर था तो दिलखुश कुमार था। गर्दनी बाग के रोड नंबर 1 में अभी भी शायद लगता होगा, वहाँ सब्जी वाला लोग का ठेला और बोरा बिछा के बेचने वाला होता था। तो हम भी जाते थे शाम में, जो सब्जी बचता था जिस प्राइस में खरीद के लाते थे उसी प्राइस में या उससे कम में भी बेचना पड़ा, बेच के निकल। पटना में 2012 में एक मारुति 800 था, उस पर हम एज ए ड्राइवर काम कर रहे थे। आपकी गाड़ी नहीं थी? नहीं थी। आप वहाँ नौकरी कर रहे थे। 3500 रुपये मेरा सैलरी था। 3500 महीने का? 3,500। हाँ। और खुद को हम खुद में ढूंढ रहे थे। अगर द पागल बाजार में आने से पहले हमको कुछ हो जाता है तो तुम उस किताब को पब्लिश करेंगे या नाम बदलना और लिखना एक था पागल और टैगलाइन में देना उनकी अधूरी कहानी। दूसरा लाइन है उसमें जो मेरा दाह संस्कार हो वो मेरे गांव में हो, बनगांव में, और वहाँ एक छोटा सा वो समाधि स्थल स्मारक के तौर पे लिखना यू हैव ए राइट। एक पतला लेकिन दुबला सा लड़का टीवी पर स्क्रीन पर आ रहा था, लोगों को बता रहा था कि हमको पैसा चाहिए, और पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हमने बिहार के एक सुदूर गांव से सपना देखा है। और उसके बाद जब हम यहां उनके साथ बैठकर आपको 1 घंटे का एक बढ़िया सा वीडियो दिखाएंगे, तब आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि सपने कहीं से भी देखे जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उन सपनों को पूरा करना है तो आपको दिलखुश से मिलना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि एक आदमी जो कभी टैक्सी चलाकर महीने का 6,000 भी नहीं कमा पा रहा था, वो आदमी अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि लोग पैसा देने को तो तैयार हैं, वो आदमी लेना नहीं चाहता है। और अगर लंबी कतारों की बात करिएगा तो दिलखुश के ऑफिस के बाहर ऐसी लंबी कतारें रोज लगती हैं। बाकी ये 1 घंटे आपके जीवन का महत्वपूर्ण पल इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपको भी लगता है कि किसी IIM से पढ़ना जरूरी है, तब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि अगर आप वाकई में पढ़ नहीं पाए किसी मजबूरी के चलते और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका दिलखुश जी। और बड़ा क्लीशे सा सवाल है लेकिन पहला सवाल हम यही जानेंगे, रोडवेज कितना का हो चुका है? एक जो पेपर पर वैल्यूएशन होता है स्टार्टअप के टर्म्स में, रोडवेज का वैल्यूएशन क्या है? ये एक्चुअली हम बाकी स्टार्टअप की तरह वैल्यू नहीं खेलना चाहते हैं। हमको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल पे काम करना है।
तो वैल्यू तब खुलता है जब आप कहीं से फंड रेज करते हैं, और अगर हम आज फंड रेज करने जाएं तो 100 करोड़ का वैल्यूएशन पे करेंगे, 100 करोड़ का। 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे करेंगे। तो लेकिन अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं है। अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे हम लोग को क्या करना चाहिए। और क्या होता है ना, जो हम हमेशा कहते हैं, जो धंधा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट फंडिंग नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका डेडिकेशन है। अगर वो आपके पास है और फंडिंग नहीं भी आएगा तो ऐसे कई सारा लाइव एग्जाम्पल है, आप बना देंगे। समय लगता है, अगर आपके पास फंडिंग है तो स्केल थोड़ा कम समय में हो जाता है। 100 करोड़ बड़ा आसानी से आप बोल गए। आपका एक तस्वीर सोशल मीडिया पर या तो एक साल में आप डाल देते हैं या बड़ा बड़ा न्यूज चैनल वाले लोग डाल देता है। शायद कोई ऑल्टो कार है, ऑल्टो है या फिर मारुति सुजुकी ऑल्टो है, उसके बाहर आप खड़े हैं, वो जो बॉटम बेल बॉटम जीन्स होता है पैंट वो आप पहने हुए हैं और एकदम चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा है और शायद 15 साल पहले का फोटो होगा। हम आपसे पहले भी पूछे हैं, लेकिन उस फोटो का किस्सा सुनाइए। वो फोटो अभी स्क्रीन पर चल रहा है, कब की फोटो है, उस वक्त दिलखुश कितना कमाते थे और कभी सोच पाए थे कि ऐसे बैठ के ये बोल पाएंगे कि अगर हम फंडिंग लेने जाएं तो 100 करोड़ लोग दे देगा। ये एक्चुअल में वो उस समय का फोटो है जब हम यही पटना में 2012 में एक मारुति 800 था, उस पर हम एज ए ड्राइवर काम कर रहे थे। आपकी गाड़ी नहीं थी? नहीं थी। आप वहाँ नौकरी कर रहे थे। वो 3500 रुपये मेरा सैलरी था। 3500 महीने का? 3500। हाँ। और खुद को हम खुद में ढूंढ रहे थे, मैं कौन हूँ। इसलिए चेहरा पे उदासी था, मतलब मजा नहीं आ रहा था। वो मतलब खुद को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और खुद को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पे पहुंचे हैं। उस वक्त कभी सोच पाए थे कि ये हो सकता है? नहीं, कभी उस समय उतना बड़ा सपना भी नहीं था। क्या है ना, जो आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, आप कितना बड़ा सपना देख सकते हैं ना, वो भी एक उसका भी एक दायरा होता है। तो ये तो कभी सोचे ही नहीं थे, मतलब इतना बड़ा सपना तो देखे ही नहीं थे। वो तो रास्ता चलते गए, पैर में छाला पड़ते गया और दूर तक का विजन दिखते गया। बस उसके बाद तो फिर देन हम लोग चलते ही जा रहे हैं। शुरू से हम लोग शुरू करेंगे। एक और सवाल बीच वाला हम ले लेते हैं। आईफोन वाला किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था 3 साल पहले। भारत का हर मीडिया हाउस उसको कवर किया था और दर्शकों के लिए एक बैकड्रॉप ये रहेगा कि आईफोन वाला किस्सा, मतलब कि एक बार ये आदमी नौकरी मांगने गए थे, उसके बाद क्या हुआ ये खुद बताएंगे, फिर हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। क्या है आईफोन वाला किस्सा? इसमें एक्चुअली हम लोग एक जॉब की कब हमको की बहुत बात है ये? ज़रूरत है। ये 2009 की लास्ट में। तो उस समय जॉब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था हमको। शादी-वादी हो गया था, ज़िम्मेदारी भी आ गया था। तो हमको क्या जॉब मिलता, मतलब वो मेरा जो डिग्री था, मैट्रिक 3rd डिवीज़न था, इंटर 2nd डिवीज़न था। तो आप क्या सोच सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड में या कहीं सुपरवाइज़र में, या ज़्यादा से ज़्यादा आप यही सोच सकते हैं। तो सहरसा में एक जॉब मेला लगा था, उसमें हम भी सोचे थे, कोई परिचित बताया था तो वहाँ जाके अपना रिज्यूम वगैरह दिए थे। तो वहाँ बोला गया पटना आने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। तो यहीं पटना आए थे, उस समय एसपी वर्मा रोड में इंटरव्यू हुआ था। तो जब हम अंदर गए तो चूँकि बारिश हो रहा था तो हम थोड़ा बहुत, कपड़ा भी हल्का फुल्का गीला था, हालांकि कपड़ा चेंज किए थे। स्टेशन के पास वो 20-30 रुपये लेता है, वो 1 घंटा के लिए देता है। तो फिर भी लेकिन वो कपड़ा मेरा था ना, वो एकदम कंप्लीट गांव वाला लुक में था। वो प्रेस वगैरह किया हुआ नहीं था, आयरन किया हुआ नहीं था। और पहले तो यही होता था ना, लोग खींच के धो के तकिया के नीचे में दबा दिया, है ना। जुगाड़ में तो हम लोग माहिर हैं ही। तो बस उसी से निकला हुआ था, तो कपड़ा वैसे ही मुचरा हुआ था। और दूसरा, मेरा अंग्रेजी का कम्युनिकेशन में हमको और नहीं आता है, मतलब सब 0 सन्नाटे थे हम। और वो जो नौकरी था ना, वो था किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जिसको हम लोग चपरासी बोलते हैं। तो उसमें भी उसको क्वालिटी चाहिए होता है, क्योंकि आप ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है। आपका जो गेटअप है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो दोनों ही मेरे पास नहीं था। और तो माइंडसेट उन लोगों को हो ही गया था जो भाई ये राइट कैंडिडेट नहीं है। तो अंतिम में जाते वक्त एक वहाँ सर बैठे हुए थे, तो वो अपना आईफोन उठाए, बताए, बोले बताइए किस कंपनी का है। हालांकि उसका इंटेंशन ये था जो वो जानना चाहते थे हम ग्लोबली कितना कनेक्ट हैं, या हम दुनिया से कितना जुड़े हुए हैं। तो चूँकि हम नहीं जानते थे उस समय, कहाँ हम लोग के गांव में आईफोन कहाँ से आएगा। वो एप्पल, वो क्या बोलते हैं, नोकिया, सैमसंग, वो भी उसका एंटीना निकला हुआ। तो हम बता दिए नहीं जानते। तो वही बताए थे ये आईफोन है और एप्पल कंपनी बनाती है।
और ईश्वर की कृपा से आज 8 गैजेट्स है एप्पल का कितना अपने आईफोन है आपके पास आज? 8 गैजेट्स है 8 एप्पल। आईफोन है। तो जब देखते हैं तो याद आता है वो? देखिए क्या है ना, अतीत हमेशा लोगों को याद रखना चाहिए। आप जब अपने अतीत को याद रखते हैं ना तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और हम हमेशा ये चीज़ मानते हैं और विश्वास रखते हैं इस चीज़ में। और कभी-कभी हम हवाई चप्पल पहन के भी ऑफिस आते हैं, लूज़र पहन के भी आते हैं, टी-शर्ट पहन के भी आते हैं। तो कई लोग टोक भी देते हैं, सर आप हवाई चप्पल में, बोले मेरी औकात यही है, ये हमको नहीं भूलना है। तो जब आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे ना, तो आपका आने वाला जो समय है ना वो और आसान होते जाएगा। क्योंकि डर होता है ना लोगों के अंदर गिरने का, वो डर आपको नहीं रहेगा क्योंकि आपको हमेशा याद दिलाएगा आप तो यहीं से खड़े हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ जाएँगे? फिर से गिर के वहीं जाएँगे, फिर से ट्राई करेंगे, वो कहते हैं ना गिरेंगे, 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 फिर खड़े हो जाएँगे। हम हमेशा कहते हैं विफलता प्लस विफलता इक्वल टू सफलता। तो आप अगर विफल नहीं होते हैं ना, तो आपके पास लर्निंग नहीं आएगा और लर्निंग नहीं आएगा तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, विफलता भी बहुत ज़रूरी है। सहरसा से आते हैं आप। हुँ। कब जन्म हुआ? पिताजी क्या करते थे? दिलखुश का बचपन कैसा था? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए 1993 में मेरा जन्म हुआ था, हुँ। 93 में, गाँव 5 का नाम जनवरी को मेंशन कर दीजिए। बनगाँव। बनगाँव। हाँ, बड़ा गाँव है, सहरसा से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है। और जिस समय मेरा जन्म हुआ ना, उस समय बाबूजी दादाजी के साथ भैंस चराते थे। वो बाबूजी दादाजी के साथ भैंस भैंस चराते चराते थे। थे, अच्छा। ठीक है। तो उनका क्या है ना मतलब ज़्यादातर लोग हम लोगों के यहाँ यही करते थे। सबसे ईज़ी यही था, किसानी, फार्मिंग और गाय-भैंस रखना। और वो लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी पापा बहुत कोशिश करने के बाद सिग्नेचर करते हैं, दस्तखत करते हैं। दादाजी तो अंगूठा ही लगाते हैं। तो और क्या ही कर सकते थे वो लोग। तो पापा चूँकि 3 भाई थे, तो 2 भाई मतलब बहुत पहले ही गाँव छोड़ के दिल्ली, कोई कलकत्ता अपना निकल गया, वहाँ सेट हो गए, कोई वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपना एकदम सेट थे। तो बाबूजी हमेशा दादाजी के साथ रहे, तो उनके साथ अपना भैंस चराना वगैरह। तो हम लोग का जब 3-4 साल हुआ, 5 साल हुआ तो स्कूलिंग चाहिए था हम लोगों को, तो वहाँ बनगाँव में ही एक प्राथमिक विद्यालय था। वहाँ हम लोग का एडमिशन हुआ, सरकारी स्कूल था। तब बाबा का जो प्रेशर पड़ने लगा पापा पे, जो देखो वो दोनों जाके अपना पैसा कमा रहा है, तुम गाँव में रह के तुमको 2 गो बच्चा हो गया है, अब उसको उसका पढ़ाई कौन देखेगा, ज़िम्मेदारी आ गया है। तो वो प्रेशर देके पापा को गाँव से बाहर निकाल दिया। पापा काम करने के लिए। काम करने के लिए। तो पापा क्या किए ना, जो ट्रक पे चले गए हुँ। कंडक्टर बनने के लिए, को-पायलट जिसको को-ड्राइवर जिसको बोलते हैं। तो वहाँ हमको लगता है 2 ढाई साल पापा खलासी के रूप में ट्रक काम पर। किए होंगे। उसके बाद फिर ड्राइवर बन गए, कुछ दिन ट्रक चलाए, फिर धीरे-धीरे बस में आ गए। तो अब जो भी बचपन का हम लोगों का है वो गाँव में ही बीता, कभी शहर नहीं गए। मतलब ये होता है ना आप शहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ना हमारी वो हैसियत थी और ना ही हम कभी मतलब मेरे अंदर भी ये हुआ था नहीं ज़मीन बेच के बाबूजी हमको पढ़ाए, कर्जा लेके पढ़ाएँ। इस चीज़ के मतलब हमको भी अंदर से ललक नहीं था। और हम अभी भी हम ये कहते हैं जो अगर ऐसा आप करते हैं तो ये हम समझते हैं ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो स्थिति भी हम लोगों की नहीं थी। तो इंटर मेरा सहरसा से हुआ। ये सरकारी स्कूल जो था वो बोरा वाला था? हाँ, हम लोग बोरा लेके जाते थे, उसी में किताब समेट के ले जाते थे। स्लेट ले आते? स्लेट किताब, कॉपी सब बोरा में लपेट के ले जाना होता था। हुँ। और उसमें छत नहीं था स्कूल में, बस एक ही घर था, रूम था। तो उसमें अपना जो टीचर 2-3 टीचर उस समय महिला टीचर रहती थे, तो उन लोगों का अपना ऑफ़िशियल उसमें काम होता था। हम लोग पेड़ के नीचे में बैठ के पढ़ते थे। अपना बोरा लेके गए घर से, बिछाए, वहाँ किताब निकाले, वहीं बैठ के पढ़ते थे। एक बोर्ड टंगा हुआ रहता था और ये पेड़ किस के क्लास पास। तक आप बोरा लेके गए? हमको लगता है चौथा क्लास तक हम लोग लेके गए थे। उसके बाद फिर वो बक्सा वाला आया, बक्सा वो खरीद के वो उस समय हमको लगता है 30 या 35 रुपए में पापा हुँ। ला के दिए थे। बड़ी खुशी मिला था उस दिन, चलो भाई अब बक्सा लेके स्कूल जाएँगे और वो अलग एटीट्यूड होता था उस समय जो बक्सा लेके बक्सा है जाता मेरे था। पास। उसमें एक छोटा-सा ताला रखते थे, हुँ। छोटा-सा होता था उसको टिप दिए वो लॉक हो जाता था, फिर उसमें चाबी लगाइए वो खुल जाता था। तो मतलब वो एक अलग ज़िंदगी था। वो कहते हैं ना वो बचपन फिर से काश लौट के आ जाता, वही बचपन बोरा वाला? बोरा वाला अब बचपन। नहीं सोचते हैं कि अब तनी बड़ा स्कूल में जाते हैं? नहीं सोचते हैं, बड़ा स्कूल में जाते शायद हम यहाँ नहीं होते आज। काहे? मुझे लगता है ना फिर परिवार का प्रेशर आने लगता, वो बड़ा प्रोफ़ेशनल जॉब करने का,
बड़ी कंपनी में जाने का, सरकारी नौकरी का, तो फिर हम भी उसी बोझ तले दबे रह जाते हैं। जब परिवार को ये लगा नहीं ये नहीं पढ़ा लिखा है, इसको कोई प्रेशर ही नहीं देना है, निकम्मा ही रहने देना है, तभी तो हम खुल के बैटिंग किए। आप ये कह रहे हैं कि डर खा जाता है लोग को, डर खा जाता और प्रेशर प्रेशर कुछ खा करके दिखा देना एकदम। हाँ, वो डर खा जाता है। आप डे फर्स्ट से जो बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं तुमको ये करना है, वही डर आपको आपके बच्चे को लेके डूब जाता है, क्योंकि उसको लगता है ना मेरा लक्ष्य यही है, और जब उसको वो लक्ष्य नहीं मिलता है तो अपने आप को फेल्यूर मान लेता है वो। तब उसको लगता है अब हम क्या मुंह दिखाएं माँ बाप को, चाचा को, चाची को, मौसा को, मौसी को, वो तथाकथित सोसाइटी को, जो जिनको अपने बारे में सोचने की समय कम है और दूसरों के बारे में सोचने के लिए अधिक समय है। तो यही सब डर जो है ना लोगों को रिस्क लेने से रोकता है, और उसको लगता है जो कंफर्ट में ही वो ठीक है। उसके बाद 12 तक पढ़ाई चला। हाँ, 8वां में हम गए थे। 8वां चूँकि स्कूल मेरे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, चूँकि बड़ा गांव है मेरा, तो हम एक गांव के एक अलग छोर पे थे और स्कूल एक अलग छोर पे था। तो ठंड के समय में तो बहुत इजी था, अपना टहलते हुए चले गए। गर्मी के समय में धूप बहुत तेज रहता था तो बहुत परेशानी होता। तो चूँकि नया साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी, है ना, तो बचपन था तो प्रेशर बनाने लगे माँ पे, हमको एक साइकिल चाहिए, दोनों भाई स्कूल जाएंगे उसी से। तो वो साड़ी उड़ी बेचने के लिए आता है ना गांव में, वो मोटा बांध के साइकिल के पीछे में, तो मेरे ननिहाल से एक आदमी आता था, तो माँ थोड़ा सा भैया भैया कह के उनको, तो उनको जब भी वो उधर से जाते थे तो 10 मिनट रुकता था हाल चाल लेने के लिए। तो ऐसे ही माँ बोल दी हमको एक साइकिल खरीदना है, कोई सेकंड है। तो उसी के पास एक पुराना साइकिल था जो 3 जगह फ्रेम पे वेल्डिंग किया हुआ था, और चूंकि उसको वजन लेके जाना था तो इसीलिए उस साइकिल को दरकिनार करके वो नया साइकिल खरीद लिया था। तो उस समय माँ 300 या 350 रुपये में उससे साइकिल खरीदी थी, और 3 जगह वेल्डिंग किया हुआ था। हमको लगता है 3-4 लोगों से 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कर्ज लेके खरीदी थी। 3-4 लोग से लेके 3-4 लोगों से लेके 300 के लिए भी 4 लोग से पैसा 4 लेना लोगों से पड़ा। पैसा लेके, क्योंकि मतलब 80-90 रुपये तो पापा को मिलता था डेली का, उसी 80-90 रुपये में सब कुछ करना है, खाना पीना, दवाई, कपड़ा, या हम लोग का जो कपड़ा है या जो ट्यूशन का फी है वो सब उसी में मैनेज करना था उनको। तो जो डेली कमाने वाले आदमी है ना उनके पास सेविंग नहीं होता है, मतलब अभी भी नहीं होता है। अभी भी आप देखेंगे ना उस तबके के लोग जो डेली अर्निंग कर रहे हैं उनके पास सेविंग बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके पास सेविंग है। तो हम लोगों के पास भी सेविंग कहाँ से रहता है। हाँ, तो अब अभी कभी कभी जाते हैं तो माँ को दिखाते हैं जो ये वो 3 जगह जो वेल्डिंग किया हुआ साइकिल था, उसी का नतीजा है जो घर पे एक ऑडी, ये एक होंडा सिटी और एक फोर्ड एस्पायर लगी हुई रहती है। बोलती है वही 3 साइकिल का निशानी है ये 3 गाड़ी। लेकिन 2 चक्का का बात हुआ, कुछ दिन पहले आपका एक रील वायरल हुआ, फिर हम लोग कहानी पे लौटेंगे, जिसपे आप BMW का मोटरसाइकिल चला रहे थे। कितना का पड़ा वो? 4 लाख के आसपास का था। तो 300 का साइकिल एक वक्त खरीदने के लिए 4 लोग से मम्मी पैसा मांगी थी, और 4 लाख का BMW का मोटरसाइकिल हम सुने कि आप झारखंड से लेके आए। हाँ, कैसा लगा लाते वक्त? बहुत अच्छा लगा। देखिए उसमें भी एक छोटा सा इमोशन छुपा हुआ था। जब हमारा शादी हुआ था ना तो हमको ससुराल से एक बाइक मिला था, दहेज में, आप दहेज कह लीजिए, आप गिफ्ट उसको कह, जो भी कह गिफ्ट लें, कह हाँ। लीजिए। तो वो लाल कलर का था और हीरो होंडा का CD डिलक्स था, वही 38-40 हज़ार की गाड़ी थी उस समय 2009 में। तो जब मेरा बहुत विपरीत परिस्थिति आया तो उसको हम 12,000 रुपये में बेच दिए। उस मोटरसाइकिल का जो मिला था आपको? हाँ, तो कई बार मतलब होता है ना, बीवी बोल देती है एक ही चीज़ तो मिला था मायके से, वो भी आप उसको भी बेच दिए। बेच दिए। हम कोई आंसर नहीं करते थे, तो हमको वही चीज़ लौटाना था अपने बीवी को, है ना। तो वो 40,000 का जो बाइक था, तो हमको लगा क्यों ना हम 4 लाख का बाइक लौटा दें। तो बस वो जो हमको गिफ्ट मिला था वो गिफ्ट हम उसको लौटा दिए। जब बाइक आए तो कैसा लगा उनको? अच्छा लगा, मतलब ठीक, मतलब BMW का बाइक तो सोचना भी नहीं था, मतलब सोचे भी नहीं थे, ऐसे अचानक मन में उठा और हमको लगा जो नहीं ले लेते हैं, छोड़ो। हमको कितना समय मिलता है, हमको लगता है हम जो उस दिन चला के आए हैं थोड़ी दूर, बस वही चलाए हैं 5-7 किलोमीटर, उसके बाद कहाँ समय मिलता है बाइक चलाने का। अब लौटते हैं साइकिल वाले पे। साइकिल खरीदा गया, फिर आप लोग दोनों आदमी स्कूल जाने लगे उससे, फिर 12वां पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर पिताजी उस वक्त बस चला रहे थे? हाँ, पापा मतलब हाल फिलहाल तक बस चलाए, हमको लगता है
22 तक पापा बस चलाए हैं। 2022 तक बस चलाए 22 हैं। तक बस चलाए, जब तक हम पूरा सेट नहीं हो गए, आर्य वो बन नहीं गया, तब तक पापा बस चलाए थे। तो इंटर हो गया, इंटर के बाद हाँ, कहानी इंटर कंटिन्यू के करते बाद हैं। फिर तो वो इंटर बाद आप पढ़ने गए होंगे ग्रेजुएशन या नहीं गए? नहीं गया। क्यों नहीं गए? देखिए क्या है ना, इंटर का मेरा रिजल्ट आने से पहले शादी कर लिए था, है ना। तो ये भी किस्सा पे बात हम लोग पहले कर ही लेते हैं। तो इंटर के पहले दिलखुश से शादी क्यों किया आप? नहीं, रिजल्ट आने के बाद नहीं, हाँ। रिजल्ट आने से पहले किया, एग्जाम हो गया था, मतलब होता है गांव घर में ये सब चीज चलते रहता अरेंज है भाई। मैरिज था? हाँ, दोनों चीज कह लीजिए। क्या होता है ना, गांव में जब लगता है ना, जो जिम्मेदारी लोगों के पास आएगा ना, तो वो आदमी जो है सो कमाऊ हो जाएगा, कमाने उनाने लगेगा, बाहर चला जाएगा। और क्या होता है ना, मतलब वो चीज़ तो था ही नहीं ना शुरू से, जो हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमको सरकारी नौकरी में जाना है, तो कोई लक्ष्य ऐसा था नहीं, जो कोई प्रेशर भी घर से नहीं था। लक्ष्य यही था, कमाना है, गुजारा करना है। इंटर तक नहीं होता, जैसे आज किसी बच्चा को खड़ा करिए, पूछिए कि तुम क्या बनेगा, तो वो 100 तरह का नाम बताएगा, कोई पायलट बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो उस वक्त से दिलखुश से कोई पूछता होगा कि दिलखुश आप क्या बनेंगे, तो कुछ बताते होंगे आप? कुछ भी नहीं पता होता था, जाके दिल्ली पंजाब में कमाएंगे। क्योंकि एक डंकी मूवी देखे थे, हाँ, डंकी मूवी, उसमें दिखाया गया ना, पंजाब के लोग बहुत सारे डंकी मार भाग के के जाते हैं, भाग हाँ। के जाते हैं। बस सेम कहानी है आजकल गांव में, जो किसी का बच्चा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रह रहा है, और वो देखता है, जो 3 साल पे 2 साल पे गांव आया, कहीं एक छोटा सी जमीन खरीद लिया, या घर बनाया, तो लोगों को क्या लगता है ना, जो वहाँ बहुत पैसा है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में, लोग उसका मेहनत से कमाया हुआ पैसा देखता है, स्ट्रगल नहीं देखता है। और सब आदमी जाके स्ट्रगल करके सरवाइव कर ले, ये भी नहीं सच है। तो हम लोगों को भी यही था, जो फल्ला का बेटा है, वो दिल्ली में फॉरमैन है, सुपरवाइजर है, वो 12,000 रुपया महीना कमा रहा है, 15,000 रुपया महीना कमा रहा है, खेत खरीदा है। तो जनरली हम लोगों के मन में भी यही था, कहीं दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, किसी कंपनी में हेल्पर से शुरू करेंगे, आज नहीं कल फॉरमैन बन ही जाएंगे। मैनेजर तो बहुत दूर की बात है यार, ये तो सोचे भी नहीं थे। सोचे भी नहीं थे। ज़्यादा से सुपरवाइजर, फॉरमैन बन जाएंगे, तो इससे ज़्यादा कभी ये माइंड में नहीं था। पापा का था, जो ये इसका हाइट अच्छा है, थोड़ा बहुत डिफेंस में चला जाए, बिहार पुलिस में चला जाए। मतलब हर पिता को होता है, वो एक पिता ही होते हैं जो हमेशा चाहता है मेरा बेटा हमसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाए। बाकी सारा रिश्ता सब मोह माया है। कोई नहीं चाहता है इसका बेटा हमारे बेटा से ऊपर जाके बैठे, बाकी सब मोह माया है। एक आपके अपने पिता ही हैं जो चाहते हैं हमसे ज़्यादा ऊंचाई पे जाके मेरा बेटा बैठे। तो फिर इंटर के बाद पहला क्या किए? इंटर के बाद शादी कर लिए। शादी कर ली। शादी के बाद नौकरी ढूंढने लगे। एक मिनट, शादी का भी किस्सा सुनाइए ना। तो अरेंज मैरिज शादी हुआ, मोटरसाइकिल मिला था उसमें। बीवी को पहले देखे थे शादी के बाद में देखे थे? पहले ही देखे थे, एक ही गांव में शादी हुआ है ना। अच्छा, एक ही गांव में शादी एक ही गांव में शादी हुआ। तो मतलब शादी वादी हो गया, उसके पर उस वक्त तक आप कोई काम नहीं कर रहे थे? कोई काम नहीं, पैसा नहीं कमा रहे एकदम थे? निठल्ला बेरोजगार थे। वो गांव घर में कहते नहीं, इस बेटा से पोता होने का उम्मीद नहीं है। इस बेटा से पोता होने का उम्मीद, तो वो दिल खुश थे। एकदम निठल्ला थे, कुछ भी नहीं, मतलब काम करना, काम होता है क्या है, इतना ये सब भी नहीं। उस समय मतलब कभी कभी सोचते हैं हम इतना बेवकूफ कैसे थे। हमको स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ करना चाहिए था, मैट्रिक के बाद ही कुछ ना कुछ करना चाहिए था। वो मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। शादी हो गया, उसके बाद दिलखुश क्या करते हैं? उसके बाद फिर जिम्मेदारी बढ़ी, तो वही नौकरी के लिए। पहला नौकरी कौन सा था? पहला नौकरी तो फिर ड्राइविंग में आके शुरू किए, जब ये नौकरी नहीं मिला, वो चपरासी वाला। तो हम उस दिन क्या किए ना, वापस आके अपना जितना भी मेरा ये था ना सर्टिफिकेट वगैरह, वो जला दिए। देख क्यों? क्योंकि हमको उस दिन रियलाइज हुआ, प्रशांत भाई, एक्चुअली में बोलते हैं, जो डिग्री वो एक कागज का टुकड़ा है जो अंग्रेज थोप के गया हम लोगों पे, जो प्रूफ करता है समाज और सोसाइटी के बीच में आप पढ़े लिखे हैं। डिग्री सिर्फ प्रूफ करता है। अगर आप पढ़ाई डिग्री के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ ये समाज की नजर में प्रूफ करेगा। डिग्री के लिए नहीं, पढ़ाई होना चाहिए नॉलेज के लिए। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं, आप एक भी नहीं मिलेगा। पहला नौकरी निकालना पड़ेगा जाके, मतलब करना पड़ेगा। तो पहला नौकरी मांगने गए, नहीं मिला तो फाड़ दिया। हाँ, उसके बाद फिर पापा को ही बोले हमको गाड़ी सिखाइए, तो हम 407 पे गाड़ी सीखे थे। टाटा 407 बस होता है, हाँ, 25-30 सीटर वाला, हाँ, है ना? उस पे हम गाड़ी सीखे थे। सीख लिए? हाँ, उसी पे हम सीखे थे गाड़ी। मतलब पापा आते थे शाम को, पहले कुछ दिन जो है सो स्टार्ट किए, हल्का बैक गियर लगाए, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, उसके बाद एक दिन दौड़ा दिए। मतलब हमको पता नहीं, ये ईश्वरीय देन है, जीन में होगा ना, ईश्वरीय देन है, ये जो भी है, हम लर्निंग बहुत जल्दी कर लेते हैं।
बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ को हम अगर लर्न करने के लिए ठान लें तो हम कर लेते हैं। हमको लगता है हम 8-10 दिन इधर-उधर आगे-पीछे किए होंगे, 11वें-12वें दिन हम सड़क पे निकाल लिए गाड़ी। उसके बाद नौकरी की 4 साल। उसके बाद जो है बनगाँव में ही एक भैया हैं, उनका ठेकेदारी वगैरह चलता था, तो उनके पास एक स्कॉर्पियो था, तो स्कॉर्पियो पे ड्राइवर के रूप में हम जॉइन किए थे, तो हमको 3000 रुपये वहाँ मिलता था। 4-6 महीना रहे उनके पास, तो क्या है ना, वो 4-6 महीना में 3000 रुपये से कुछ नहीं होने जाने वाला है, ये समझ में आ गया था। तो फिर यही वही डंकी वाला कहानी, लोग कहने लगे दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ। तो भाई चले जाएँ, कोई लेके जाए तभी तो, पहली बार आदमी कैसे जाता है? और बहुत ही लकी इंसान होते हैं जो किसी को कोई ले जाके नौकरी लगा देता है, जो बताने वाला हो, समझाने बताने वाला वाला, हो। वो बहुत लकी इंसान होते हैं। तो हम लोगों के घर परिवार में ऐसा कोई था नहीं जो जाके कहीं लगा दे। तो बहुत दूर रिश्तेदार थे, वो दिल्ली ले गए, बुलाए, दिल्ली पहुँचे हम। तो वहाँ हमको कोई गाड़ी चलाने के लिए नहीं देता था, और जहाँ जाते थे वो बोलता था नहीं, मतलब क्योंकि ना हमको रूट का नॉलेज था और ना ही हमको ट्रैफिक नियम पता था। अभी भी सहरसा चले जाइए, आपको कहीं लाल बत्ती नहीं दिखेगी। अभी भी लोग बिना हेलमेट का वहाँ चलते हैं। अभी भी लोग बिना इंडिकेटर्स दिए हुए गाड़ी टर्न कर लेते हैं। तो कोई नॉलेज था ही नहीं, वो तो चलाना सीख लिए थे। ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर का ज्ञान हो गया था, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं था। तो नहीं मिला, तो हम कभी किसी पे बोझ बनना नहीं चाहे। ये हमेशा मतलब मेरा रहा है, जो हम अगर किसी समस्या में हैं, तो हम कंधा नहीं ढूँढते हैं, सर रख के रोने के लिए, हम उसका समाधान ढूँढते हैं। ये शुरू से हम इस चीज़ के पीछे भागे। तो मुझे लगा जो जब गाड़ी नहीं मिल रहा है तो किसी के ऊपर बोझ कितना दिन रहेंगे, तो मन में क्लिक किया क्यों ना साला एक रिक्शा उठाएँ और थोड़ा दूरी से दिल्ली घूमें। अरे चलेगा तो सड़क पे ही ना कुछ तो नॉलेज हो जाएगा, ट्रैफिक नियम समझ में आ जाएगा। वो तो 14-15 दिन चलाए होंगे रिक्शा। रिक्शा। 100 करोड़ के मालिक कभी रिक्शा चलाते थे। देखिए, एक जो जितने भी सफल इंसान हैं जो जीरो से स्टार्ट किए हैं ना, उनकी ज़िंदगी की कहानी एक अध्याय में ख़त्म नहीं होता है, उसका कई अध्याय होता है, कई पन्ना होता है। वो कुछ पन्ना लोगों को पसंद आता है, कुछ पन्ना छुपा रह जाता है। उसका साँस बंद हो गया, पन्ना भी वो सिमट के चला गया। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल रहती है, ऐसा हम नहीं कहते जो हम तो पहला पैसेंजर ढूंढते थे हाँ, ऐसे लोगों को बैठाते थे जो मेरे जैसा पतला-दुबला हो। ताकि ढोने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो उसी में मतलब 14-15 दिन रहे, फिर गाँव आ गए। तो जब जानते हैं, जब आप कहीं बाहर गए हैं कमाने के लिए, तो माता-पिता का तो आस लगा हुआ ही रहता है। उनको भी लगता है चलो बेटा मेरा कमाने गया है। तो जब आप वापस आते हैं तो उनका मनोबल थोड़ा टूट जाता है। तो फिर वो आप पे प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। वो प्रश्न चिन्ह क्या उठाएगा? आपके रिश्तेदार प्रश्न चिन्ह उठाने लगता है। हम बोल रहे थे ना, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बेटा नहीं रहता तो अच्छा रहता। यही सब कमेंट चलता है। पुरुष का समाज, खाली जेब सोसाइटी, किसी को पसंद नहीं किसी को आता है। पसंद नहीं आता है। तो फिर वहीं से धीरे-धीरे पटना आए, पटना में जॉब शुरू किए ड्राइविंग का। फिर अंदर में जो है सो खलबली मचा हुआ था। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, बिजली मिस्त्री बने, एक इलेक्ट्रिकल का मिनट, काम किए। पटना फिर वापस आए, ड्राइविंग पकड़े, हम्म। उसके बाद फिर चले गए कंस्ट्रक्शन लाइन में। उसके बाद क्या करते थे उसके उसमें? बाद क्या है ना, जो देखिए हमको यहाँ 3500 मिलता था पटना में, गाड़ी गाड़ी चलाने चलाने का। हाँ। तो मीठापुर में एक दुकान है, कभी-कभी हम जाते हैं, देखेंगे फोटो भी हम कई बार उसका डाले हैं। तो वहाँ हम एक कुछ सामान लाने के लिए गए थे। तो एक बुजुर्ग आए थे उनके दुकान पे, बोले जो उनका नाम पिंटू जी है। पिंटू जी, हमको एक पंखा टंगवाना है, सो कोई लड़का भेज दीजिएगा। तो किसी को कॉल किया, बोला भैया 2-3 घंटा में फ्री होंगे तो हम आ जाएँगे, आप एड्रेस लिख के ले लीजिए। वो एड्रेस लिख के, उनका फ़ोन नंबर लेके रख लिया और उनको भी शेयर कर दिया। मेरे मन में आया, जो हम उनसे क्या फुरा हमको नहीं फुरा पता नहीं, हम पूछ दिए भैया एक पंखा टांगने का कितना मिलता है? तो 80 से 100 रुपए मिलता है। हमारे मन में एकदम मैथमेटिक्स मेरा जो है उफान मारने लगा। वो जो कि 10 को भी लगा देंगे तो रोज का 1000 होता है। 1000 रुपए, मतलब उस समय पहले से मतलब एकदम कैलकुलेट करने लगा दिमाग। हम बोले 10 नहीं, हम 5 ही कैलकुलेट करने लगे। 15,000 महीना होता है। 15,000 रुपये महीना। हम उसको बोले भैया हमको ये सब छोटा-मोटा काम सिखवा दीजिएगा। बोला आप तो गाड़ी चला रहे हैं। हम बोले छोड़ देंगे। बोले हाँ सिखा देंगे। तो एक जितेंद्र जी नाम के कोई मिस्त्री हैं, वो भी मीठापुर साइड में ही रहते हैं। उनको कॉल किए, बोले तुमको एक लड़का को सिखाना है। हम उसके साथ 15 दिन 16 दिन रहे होंगे या 1 महीना रहे होंगे। हम बिजली का लगभग जो रनिंग का काम होता है, स्विच बदलना,
बोर्ड चेंज इन्वर्टर करना, का बैटरी कसना। इन्वर्टर का बैटरी कसना, फैन लगाना, गीजर लगाना, एसी लगाना, ये सब सीख लिए थे। अब बहुत तेजी में हम सीखे थे, और ये कर रहे थे आप? कर रहे थे। तो फिर एक मस्त बढ़िया बैग खरीदे, पीठ पे टांगने वाला, उसमें प्लास, पेचकस, रेंज। अभी कौन साल की बात है ये? ये 2011 की बात है ना। तो अभी भी एक देखिएगा मेरे फेसबुक पे है, लाल कलर का मोटरसाइकिल, पीछे में मेरा बैग लटका हुआ काला कलर का, उसमें बैग में रेंच है, प्लास है, पेचकस है, हथौड़ा है और हम जा रहे हैं कहीं हाईएस्ट कॉल कमाई सर्विस पे। कितना हुआ था एक महीना में एज अ बिजली मिस्त्री? उस समय हमको लगता है 12-14 हज़ार रुपये हम कमा लेते थे महीना का? हाँ 3500 से 14,000, हाँ, सीधा 3 हाँ। गुना। उसके बाद धीरे धीरे कई लोगों के साथ कनेक्शन बनने लगा ना। उसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, आप डायरेक्ट लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप अच्छे लोगों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, बुरे लोगों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम हमेशा क्या कहते हैं ना, हमेशा हम कहते हैं हर आदमी के अंदर राम और रावण दोनों छुपा हुआ है। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो उनके राम वाले गुण को निकालिए और उस पर अमल कीजिए, है ना। तो हमको लगा बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला, वहाँ कनेक्शन बनाते गए। उसी में हमको एक ठेकेदार मिल गए, वो बिल्डिंग वगैरह बनवाते थे। तो हमको बोले, जो दिलखुश जी, सो आप बिल्डिंग सब में काम क्यों नहीं करते हैं, बल्क में एक जगह ही आपको काम मिल जाएगा, यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक का? इलेक्ट्रिक का हाँ, भटकना हाँ। नहीं पड़ेगा। तो हम बोले भैया, जैसे मतलब कोई नया बिल्डिंग बन रहा है, हाँ, फ्लैट बन रहा है, तो पूरा ठेका ले लीजिए आप हाँ, और पूरा काम आप करिए। हम बोले भैया मेरा अप्रोच तो ऐसा कुछ है नहीं, किसी को ऐसे लोगों को जानते नहीं। तो अरे हम बनवाते हैं, हम आपको देंगे काम, दिलवाएंगे काम। तो उनका क्या था ना, बिल्डिंग सब में वो मटेरियल सप्लाई करते थे और मजदूर सप्लाई करते थे। तो हमको लगा कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया दे रहा है। और कहीं एक कोट पढ़े थे, जो आप खुद से मेहनत करके जी खा सकते हैं, पैसा नहीं बना सकते हैं, है ना। तो मुझे लगा एकदम हम भी फिर कैलकुलेट करें 12वीं पास दिलखुश कोट वोट पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल। शुरू से आप एंटरप्रेन्योर थे। ड्राइविंग बिल्कुल। छोड़ के कोई आदमी एक नया बिजनेस में चला जाए तो वो एंटरप्रेन्योर ही हुआ, उसके अंदर कीड़ा था, इसका मतलब। बिल्कुल। तो हमको लगा कि अगर बड़ा बिल्डिंग तो बड़े लोगों की टीम, सीधा सा बात। हम बोले हाँ भैया करेंगे हम। उसके बाद जो है सो इधर बगल में ही कहीं एक जगह है नेउरा, पता चला वहाँ बहुत सारे लोग बिजली के काम करते हैं। उन लोगों के पास गए, बोले हमको 5-7-8 लोगों की ज़रूरत है। वहाँ से लोग हायर किए और शुरू कर दिए फिर वो ठेकेदारी वाला काम। वहाँ से शुरू हुआ और 2015 लास्ट में जब हम छोड़ रहे थे ना इलेक्ट्रिक का काम, तो वास्तु विहार का अगर इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर था तो दिलखुश कुमार था। कितना पैसा था कमाई उस वक्त? हमको लगता था महीने का हम 1.5-2 लाख रुपए बना लेते थे। 1.5 लाख रुपए बना लेते थे आंख बंद करके, ठेकेदारी करके। हाँ आंख बंद करके बना लेते थे। तो कार भी खरीद लिए थे, परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड भी बदल चुका था। फिर दिमाग में कीड़ा काटा जो नहीं कुछ और करना है अब। तो भाई 2 लाख महीना 15 में, आज से 9 साल पहले बहुत बड़ा बात था। क्यों कीड़ा काट लिया आपको? देखिए क्या है ना, जो जब अब लोग कहता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जो ये आदमी उछलता बहुत है। हम कहते हैं जहां बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर उस नाव पे क्यों, अगले नाव पे चढ़ो ना यार। आपको अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप अगले नाव पे चढ़ जाओ। वो वही लोग कहेंगे जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो उनका एक लाइन था ना, वो हर्षद मेहता का जो मूवी था, रिस्क से इश्क होना चाहिए, तभी आप कुछ न कुछ नाम छोड़ के जाएंगे। नहीं तो 98% लोग तो इस धरती पे पैदा होके खा पी के मरने के लिए आए हैं। 1-2% ऐसे लोग हैं जिनके जाने के बाद 2-4 जनरेशन उसको याद करता है ना। हमको उस 2-4% लोगों में, 2% लोगों में आना था। चलता हुआ धंधा छोड़ दिए? छोड़ दिए। छोड़ने से पहले क्या दिमाग में आ रहा था, क्या सोचे हमको और उस क्यों समय छोड़े? एक अपॉर्चुनिटी दिखा। उस समय पेटीएम बहुत तेजी से मार्केट में ग्रो कर रहा था। तो मुझे लगा, ऐसे एक वीडियो देख रहे थे, स्टार्टअप का परिभाषा समझ में आया, ऐसा बिजनेस जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, जो लोगों का डेली नीड्स है उस प्रॉब्लम को अगर कुछ सॉल्व कर रहा हो तो वो स्टार्टअप कहलाता है। और स्टार्टअप में स्कोप बहुत था उस समय, क्योंकि जब भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना तो स्टार्टअप को बहुत बूस्ट मिला और उसके बाद लोग स्टार्टअप जानना शुरू किया। नहीं तो स्टार्टअप जानता कहाँ था लोग, हकीकत है नहीं जानता था लोग। आप कुछ भी करे, लोग कहता था बिजनेस कर रहा है। तो हमको लगा हमको कुछ ऐसा करना चाहिए एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम हो। हमको लगा लोगों को सब्जी लाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, हम ऑनलाइन सब्जी बेचेंगे।
ऐसा आप सोचे ऐसा हम सोचे 2015 में? 2015 में पंपलेट छपवाए, बोरिंग रोड, एसके पुरी, हर जगह अपार्टमेंट सब में उसको जाके बांटे, गार्ड सबको थोड़ा सा अपने तरफ, हाँ खुद से भैया, बांटते थे? हाँ खुद से 2 लाख अपना, कमाने वाले दिलखुश। हाँ खुद से जाके पंपलेट बांटते थे। और सब्जी के लिए स्टॉक कर लेते थे, सुबह मीठापुर सब्जी मंडी जाते थे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हर चीज स्टॉक कर लेते थे, जो किसी का कॉल आएगा विद इन 10 मिनट डिलीवरी दे देंगे। लेकिन पता नहीं कॉल ही नहीं आता था, 2-3-4 कॉल आता था, शाम में लगता था वो बर्बाद हो जाएगा। तो फिर गर्दनी बाग के रोड नंबर 1 में अभी भी शायद लगता होगा, वहाँ सब्जी वाला लोग का ठेला और बोरा बिछा के बेचने वाला होता था। तो हम भी जाते थे, शाम में जो सब्जी बचता था, जिस प्राइस में खरीद के लाते थे, उसी प्राइस में या उससे कम में भी बेचना पड़ा, बेच के निकल लेते थे। हमको लगता था बर्बाद होने से अच्छा है इसको निकाल लो। कुछ दिन चला, उसके बाद लगा नहीं, ये अर्ली स्टेज में है मार्केट, या तो हम उस मार्केट को समझ नहीं पा रहे थे, या हमको ये समझ में आया जो लोग, सब्जी एक ऐसा आइटम है जो जाके खरीदना पसंद करते हैं। अब तो लोग ब्लिंकिट पे सब्जी मंगा रहे हैं, उस समय लोगों को लगता था नहीं, सब्जी के बहाने हम घर से निकल रहे हैं, वो 4 दीवारी में कैद है दिन भर, उसको शाम में थोड़ा निकलना है, तो बहाना कुछ भी होना चाहिए, तो सब्जी एक बहाना था। तो मुझे लगा ये अर्ली स्टेज में, इसमें कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो फिर हमको क्लिक किया, उस समय बहुत सारी ऐप बेस्ड कंपनी जो है सो टैक्सी सर्विस देना शुरू कर दी थी पटना में। तो मुझे लगा ये जो चीज़ पटना में लोगों को ज़रूरत है, ये गांव में भी होगा लोगों को ज़रूरत। ऐसा नहीं है गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी का बेटा अगर जाके यूएसए में जॉब कर रहा है, वो ज़मीन बचाने के लिए गाँव में बैठा हुआ है, उसको भी तो सुविधा चाहिए। तो हमको लगा ना, जो हमको ट्रांसपोर्टेशन में जाना चाहिए। और इस वक्त तक आप बिजली का ठेकेदारी छोड़ चुके थे। फिर हम बैक नहीं, हम मेरे जीवन में एक रहा है हमेशा, जो जब हम कदम उठा लिए तो हम फिर पीछे नहीं करते। वो रतन टाटा जी का एक लाइन है ना, जो सामने लिखा हुआ है, मेरे वॉल पे आई लिखा हुआ, डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। इसको हम हिंदी में कहते हैं, हम हाँ। सही निर्णय लेने पे विश्वास नहीं करते हैं, पहले निर्णय लेते हैं, फिर उसे सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, हम कोई बैक नहीं होते हैं। वापस सहरसा गए, वहां से शुरू हुआ आर्यागो। आर्यागो एक कंपनी है, दर्शकों को थोड़ा सा बैकड्रॉप, जो कंपनी दिलखुश जी ने शुरू किया था, अब दिलखुश जी उसमें से आ गए हैं, अब रोडवेज चलाते हैं, लेकिन आर्यागो इनके जीवन का वो अहम पड़ाव था जहां से दिलखुश बन गए। हाँ। आर्यागो कैसे शुरू हुआ, कौन से साल में शुरू हुआ? हाँ, तो 2016 में 2 अक्टूबर को उसको हम ऑफिशियली वहाँ लॉन्च किए थे। उस समय उसका नाम आर्यन कैब हुआ करता था, आर्यन बेटा का नाम। अच्छा, आर्यन बेटा का नाम है। हाँ। तो बाद में कुछ ट्रेडमार्क का इशू वगैरह आया, तो फिर उसको बेटी के नाम से कर दिया, बेटी का नाम आर्या था, तो उसमें वो थोड़ा लगा के थोड़ा सा क्रिएटिव करके आर्या को लॉन्च किया। तो उस समय जिस सहरसा में कोसी का एरिया जो है ना, आज भी बाढ़ और बेरोजगारी के लिए जाना जाता है, आज भी वहाँ, और लोग बस के छत पे बैठ के सफ़र करते थे। कई बार आपको देखने को मिल जाता लटक के, पौधान पे लटक के सफ़र करता था। वहाँ लोगों को लगता था जी ये क्या पागलपंती है छोड़ा का, कहता है जो 200-250 रुपये में हम स्टेशन कार से भिजवा देंगे। तो लोगों को वो 200-250 रुपये दिख रहा था, लेकिन मुझे दिख रहा था ये 200-250 करके हम 5-7 लाख रुपये महीना बना सकते हैं अगर हम इतना दूर में ही काम करें। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप कुछ भी नया इनिशिएटिव लेते हैं और उस समय वो बाजार अर्ली स्टेज में होता है, या लोग उससे अनभिज्ञ रहते हैं, उनको नहीं पता होता ये है क्या, तो लोग ज्ञान बहुत देते हैं तब आपको, मतलब। और हम सुनते सब काहे करते हैं, अपने मर्जी का है, मतलब वो पागलपंती शुरू से रहा है मेरे अंदर में। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट आता था, या किसी गाड़ी वाले के पास जाते थे, भैया आप अपना एक गाड़ी हमको दे दो, हम इसको चलाएंगे। तो लोग कहता था 12 लाख की गाड़ी है, या 200 रुपये में हम किसी को दे देंगे। हम बोले आपको लगता है ये 200 रुपये में दिन भर में 10 कर लेगा ना, तो 2000 की हो जाएगी। तो नहीं रहने दीजिए, खरा रह जाएगा। वही होता था जो जनरली लगन का समय हुआ, किसी के पास भाड़ा वाला गाड़ी था, तो लगन में चला तो चला, नहीं तो दिन भर खड़ा रह गया। अरे आदमी के पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए ना, जब 2000 दे के कोई छोटा काम के लिए टैक्सी से जाएगा। तो लोग जनरली ट्रेन पकड़ने के लिए, स्टेशन जाने के लिए, तब लोग ऑटो ले लेता था, 200-250-300 में ऑटो मिल जाता था। धीरे धीरे करके जब लोगों को सड़क पे दिखने लगी गाड़ी, तो फिर लोगों का ये भरमार होने लगा, हम 1 गाड़ी दे रहे हैं, हम 2 गाड़ी दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो मंदिर
पटना में बजरंगबली का बहुत जगह है, लेकिन पटना में महावीर मंदिर में ज़्यादा भीड़ रहता है। कुछ मंदिर ऐसा है जहाँ ज़्यादा भीड़ रहता है, तो वहाँ इसलिए रहता है ना, लोगों को एक धारणा बन चुका है कि यहाँ मन्नत मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा। एक भरोसा है। एक भरोसा है, तो वही ट्रस्ट वहाँ बनाना था हमको। अब लोगों को भरोसा आ चुका था, नहीं तब उसको अब ये कंपनी चल पड़ी है, अब यहाँ गाड़ी देंगे तो ये पैसा कमा के देगा, रिटर्न मिलेगा। धीरे 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 कोविड आया। यहाँ पे एक सवाल मेरा रह जाता है, जैसे मान लीजिए दिलखुश जी किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने जब आर्या गो शुरू किया तो क्या मार्केट रिसर्च था? आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि पटना में तो आप स्थापित इलेक्ट्रीशियन थे, ड्राइवर भी थे, ठेकेदार भी बन गए थे, लिंक ज्यादा था, रेफरेंस था, अप्रोच था, फिर भी आप गांव चले गए? तो आपने कुछ रिसर्च किया होगा, कुछ पता लगाया होगा, कुछ डेटा होगा। अगर किसी को कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो दिलखुश तो बहुत समझ चुके हैं, तो क्या सुझाव है, कैसे मार्केट रिसर्च होना चाहिए, कैसे कोई टॉपिक चुनना चाहिए कि हम इस नीश में काम करेंगे, और इस बात का रिसर्च करने के बाद ये निर्णय कंफर्म कोई कैसे ले कि हाँ चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है? देखिए, अगर हम आर्या को पटना से शुरू करते ना तो हम फेल हो चुके होते हैं, हम आज यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्स का अभाव है और आपके पास नॉलेज नहीं है किसी इंडस्ट्री का, या आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी तक मार्केट में ठीक से फिट नहीं बैठा है, तो आप कंपटीशन वाले बाजार को मत चुनिए। आप ऐसे बाजार को ढूंढिए जहां कंपटीशन नहीं है, नया हो एकदम। वहां आपको सीखने को भी मिलेगा और आप गलती करेंगे तो भी ठीक करने का आपको समय मिलेगा। तो मुझे लगा जो मेरे लिए सबसे बेहतर बाजार होगा गांव। हम गांव गए, वहां से स्टार्ट किए। हमको भी तो इस इंडस्ट्री का नॉलेज तो जीरो था। क्या नॉलेज था? हम तो सिर्फ सड़क पे टैक्सी गाड़ी चलाए थे, ड्राइविंग का नौकरी किए थे। हम तो इस इंडस्ट्री में काम नहीं किए थे ना। हम तो किसी बड़ी एमएनसी में जाके जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम कर रही, उसमें तो हम जॉब नहीं किए थे जो हमका उसका एक एक लूप हॉल हमको पता होता पहले से, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होता, कुछ भी पता नहीं था। हमको लर्न करना था। हम गांव गए, वहां स्टार्ट किए। तो हम हमेशा इसीलिए कहते हैं लोगों को, जो आप अपने प्रोडक्ट को फिट बनाने के लिए फिट बाजार भी ढूंढिए, किस बाजार में आपका प्रोडक्ट फिट बैठेगा। और जब आप एक बार प्रोडक्ट को फिट बना देते हैं ना, फिर आप जिस बाजार में उसको लॉन्च करेंगे उस बाजार में चलेगी। उसका नतीजा है ना, जब आज अगर गांव से हम आर्या को नहीं बनाते तो पटना में बिहार का सबसे बड़ा मोबिलिटी कंपनी आज नहीं चला रहे होते। वो हमारा गांव में हमारा जो वो लर्निंग था ना, वही आज हमको यहाँ पहुंचाया है। ये अगर पटना में होता तो हम तो खो गए रहते। आप समुंदर में एक बूंद लिक्विड डाल दीजिएगा, समुद्र का कलर थोड़ी चेंज होगा, लेकिन अगर एक बाल्टी में जाके डालिएगा तो जरूर चेंज होगा, बदलाव आएगा। तो ये जो मार्केट था पटना का या मेट्रो सिटी का, वो तो एक तरह से समुद्र मानते हैं उसको। तो आर्या गो बना, आर्या गो चलने लगा। अब यहाँ बड़ा आसानी से आप बोल दिए चलने लगा, मतलब ये दाल भात का कौर तो है ना, ये खा लिए। आर्या गो चलने लगा तो आर्या गो का बुकिंग कैसे होता था? 12वीं पास दिलखुश ये कैसे समझ पाए कि कैसे प्रचार करना है, प्रचार कैसे हुआ, ये सब कैसे बनाए पूरा टेक्नोलॉजी? देखिए, उसमें तो फ्रीलांस पे हम टीम हायर किए थे जो टेक देखता था उसका। आप टीम हायर कर मोबाइल लिए? एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। हाँ, वो मतलब 2020 में हम टीम भी बनाए, उसमें कुछ लोगों को लाए, 10-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी लाए। हाँ, 20 में, लास्ट 20 में। और उस समय उड़ने का टाइम आया था। मतलब उस समय 22 तक आर्या वो उत्तरी बिहार में सबसे बढ़िया ब्रांड बन चुका था टैक्सी इंडस्ट्री में। लेकिन क्या होता है ना, कई बार जो जरूरी नहीं है जो आपका हर डिसीजन राइट ही होगा, आपका हर सिलेक्शन राइट ही होगा। जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस से हमको ये निकल के आया, जो बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है ये पूरी दुनिया जानती है। तो बिहार में जब इतना बड़ा पलायन है तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री छोटा क्यों है, मतलब टैक्सी इंडस्ट्री छोटा क्यों है, ये बहुत इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। तो उसमें निकल के आया जो पलायन है वो या तो बाहर जा रहा है या बाहर से आ रहा है, मतलब सिंगल साइड ट्रेवल सर्विस ले रहा है वो टैक्सी का। अब जो आदमी कमा रहा है दिल्ली जाकर एवरेज 20,000, 22,000, 25,000 कमा रहा है। अब पटना से किसी को दरभंगा जाना हो, वो साल में एक बार गांव आया है तो 4,000 टैक्सी वाला को देके नहीं जाएगा वो।
वो 400 रुपये बस में दे के जाएगा, वो कन्वीनियंस को वहाँ पे दरकिनार कर देगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो वहाँ पे पैसा कमाया है। लेकिन अगर उसी आदमी को आप ये ऑफर करेंगे जो 4,000 के बदला आपको 2400-2500 लगेगा, तो फिर वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बदलेगा, क्योंकि प्राइस क्योंकि लो काम हो उसको गया। दिखाना भी है। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। और इस चीज को प्रूव किया है जियो। हम्म 1 GB डेटा हम लोग 2013-14 में 200 रुपए 238 का रुपए। लेते थे, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के पट से इंटरनेट ऑफ कर देते थे, करते थे ना। आज आप 2-2.5 GB डेली कंज्यूम करते हैं और प्राइस आपको लग रहा है वही 300 350 रुपए। और इंटरनेट के अलावा मोबाइल से बात करने का भी पैसा लगता था। तो हम इसीलिए कहते हैं हमेशा जो कुछ भी सस्ता हुआ है भारत में, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस सस्ता हुआ है। लोगों को लगता है ये महंगा हो रहा है, लोगों का अलग अलग आउट लेवल है इसलिए, लेकिन हम कहते हैं सस्ता हुआ है। आप 1 GB डेटा लेते थे 200-250 रुपए में, अभी आप 300 रुपए में डेली 2 GB कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 60 GB आप डेली यूज करते हो। सस्ता क्या हुआ? इंटरनेट सस्ता हुआ। और वो अगर नहीं आता ना, तो ये जो डिजिटल इंडिया का जो रिवॉल्यूशन आया है, आप घर बैठे फोन पे कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग पे, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये सब कहाँ से आता है? ये सब कुछ भी नहीं आता। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके बच्चा USA में पढ़ रहा है, आप गूगल मीट पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे हैं। आप तो फेस टाइम करते होंगे अब। हाँ, हाँ? तो उस समय ये इंटरनेट का, हम इंटरनेट को भारत के जो ये ग्रोथ है ना, इसमें हम उसका बहुत बड़ा रोल मानते हैं। अगर वो नहीं होता तो आज हमारे घर, हम अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, बीवी अपना ब्लिंकिट से ऑर्डर करके सब्जी मंगा लेती है, कुछ सामान घटा वो मंगा लेती है, टाइम मेरा बचा दिए। तो जिसको ये समझ में आ जाएगा जो दुनिया में सबसे मूल्यवान आपका समय है, उनके लिए ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। अब जिनको समझ में नहीं आएगा, जो समय मूल्यवान नहीं है, हम ताश खेल के बिता लेंगे, उनको तो अच्छा चीज़ भी आएगा तो 4 गो कमियां निकालेंगे। कहानी पर लौटते हैं। हाँ। आर्या को चल रहा था 2020 में, दिलखुश को लगा कि सब डिसीजन सही नहीं होता है। हाँ, क्या गलत हो गया था? टीम सिलेक्शन गलत हो गया। सबसे मेरा वाहियात अच्छा, निर्णय उस था वक्त टीम आर्या को का सिलेक्शन। रेवेन्यू कितना था हर महीने? हमको लगता है जो अगर आप देखेंगे तो 4-4.5 लाख रुपए महीने का कमीशन था आर्या होगा। कमीशन मतलब आपका बचत की बात कर रहे हैं? 2020 में 22 सब में हम लोग 6 लाख के आसपास कमा रहे थे। 6 लाख कमीशन, रुपया हाँ, बचत गाड़ी आपका वाला से कंपनी ले कमा रहे ले रहा थे, था, सब कुछ खत्म करके, हाँ, गाड़ी को देकर, ये वो हाँ, देकर। हाँ, उतना ले और रहे गलती थे। ये हो गया था कि आपने गलत टीम सेलेक्ट कर लिया क्या था। है ना, जब आपको बहुत बड़ा लंबा दौड़ना है ना, तो आपके पास जो टीम है ना, वो आपके साथ एफर्ट लगाने वाला टीम हो, ना कि आपके पैर में रस्सी बांध के खुद को नर्वस करके छोड़ देना। आप उसको खींचते जाइए, है ना। मुझे लग रहा था ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो हम निर्णय लिए जो नहीं है, या तो अपनी टीम को बोलेंगे आप लोग एग्जिट हो जाइए, हम कंपनी बनाएंगे, और नहीं तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर हम सोचते सोचते बोले नहीं, आज अगर हम सबको एग्जिट करा दिए तो ये लोग 1.5 साल 2 साल हमको दिया है अपना, कल दुनिया बोलेगी जो बढ़ने का समय आया तो जो लोग साथ दिया 1.5 साल 2 साल उसको साइड कर दिया। और हमको द पागल में ये चीज़ नहीं चाहिए था। हमको द पागल में चाहिए था द पागल क्या है? बता देंगे। हमको चाहिए था जो द पागल में एक चीज़ प्रूफ हो, जो त्याग के बिना आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आपको अगर कुछ बड़ा पाना है तो छोटी चीज़ों को त्यागना होगा। तो वो मेरे लिए छोटा चीज़ था, ये सपना मेरा बड़ा था। हमको इस इंडस्ट्री में कोई गूगल पे सर्च करे जो बिहार की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी कौन है, तो आ जाता है रोडवेज। ये करने के लिए हमको त्याग करना बहुत ज़रूरी था। हम निर्णय लिए रातों रात, कुछ शुभ चिंतक से सलाह भी लिए, और सब इतना ही बोले बस, जो आप जो डिसीजन लेंगे वो सही ही लेंगे। तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। थोड़ा सा फैमिली का दबाव आया, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाए थे, रात भर जग के बनाए थे, खुद से राइट्स सर्व करके बनाए थे। तो उन लोगों को लगा जो नहीं, ये थोड़ा पगला उगला गया है, कहीं किसी बाबा के पास भेज के जंतर उंतर दिलवा देते हैं, दिमाग शांत हो जाएगा। फिर गांव घर में सब चीज़ चलता है, ऐसा सोचने लगता है लोग। आप जो सपना देख रहे हैं ना, वो सिर्फ आप समझ सकते हैं, ना किसी को समझा सकते हैं, किसी को नहीं समझा सकते। आप अपनी बीवी को भी नहीं समझा सकते, आपके जो सबसे ज़्यादा करीबी है उनको भी नहीं समझा सकते हैं।
छोड़िए, माँ बाप को भी नहीं समझा सकते। और अगर आप समझाने का कोशिश कर रहे हैं तो भी आपका सफल नहीं होगा, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, वो नहीं समझ पाएगा। तो मुझे लगा हम एक ही चीज़ बोले अपनी बीवी को, जो भरोसा रखो। माँ को भी यही बोले, पापा को भी यही बोले। तो माँ एक दिन बोले, ये इतना पैसा देखते थे, अब कहाँ से देखेंगे। कैसे बोली माँ, फिर से रिपीट इतना पैसा देखते थे, गड्डी को बोली ना। हम बोले अच्छा ठीक है, फिर से हमको थोड़ा समय दो। फिर उसके बाद वही सबको पता ही है, ये डिसीजन ले लिया तो पीछे हटने वाला है नहीं। डिसीजन तो बताइए, हमें धक धक कर रहा है, दर्शकों की धक धक कर रहा होगा। आर्या को छोड़ने का, रोडवेज बनाने का। आर्या को आप छोड़ दिए? छोड़ दिए। मतलब क्या चाह रहे थे आप जीवन से? हमको आप ड्राइविंग छोड़ दिए, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम छोड़ दिए, आप ठेकेदार बन गए, छोड़ दिए, फिर आप उसके बाद आर्या को बनाए, 5 लाख बृहत कमाए, फिर उसको भी छोड़ दिए। हम कहते हैं जितनी बार लोगों को लगे लाइफ में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरा इंतजार कर रहा है, और अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है जो आप उसे जीत लेंगे, तो आप हर चीज का त्याग करना सीख जाइए अगले चीज को पाने के लिए। अगला को पाने के लिए पिछला को छोड़ना पड़ता है। मतलब रात में एक बार तो ख्याल आया होगा दिलखुश जी, थोड़ा सा, कि ये गलत है, थोड़ा सा इमोशन, तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा सा इमोशन था। बेटी के नाम से कंपनी थी, बहुत प्यार से बनाया थे उसको, और दूसरा थोड़ा सा डर था अगर हम रोडवेज नहीं बना पाए। अच्छा, आर्या को जब एग्जिट लिए तो रोडवेज ये शब्द दिमाग में आ चुका था? हाँ, ये आ चुका था। बिजनेस मॉडल मेरे दिमाग में चल रहा था, जिसको आर्या को एग्जीक्यूट करना था हमको, लेकिन वो दिक्कत हो गया, नहीं कर पाया। तो हमको एक ब्रांड नेम बनाना था, तो आर्या को एग्जिट किया। हमको लगता है उसके 4, 5, 7 दिन बाद हम पटना शिफ्ट हो गए। 1 अप्रैल को हम पटना शिफ्ट हुए थे 2022 में, 10 जून को रोडवेज बना। और अब प्राउड फील होता है, 2.5 साल में मोबिलिटी में बिहार का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिए। और आर्या को जो अपने चरम पर था तो हम और आप मिले थे, हाँ, है ना? हाँ। तो अब यहां से आर्या गो का कहानी खत्म हो गया, रोडवेज दिमाग में आ चुका था। तो पहला बात यही बताइए कि आर्या गो और रोडवेज में क्या अंतर था? आर्या गो भी टैक्सी दे रही है, रोडवेज भी टैक्सी ही दे रहा है, अंतर क्या था और कैसे सब कुछ हुआ? ये क्या है, जो स्टार्टिंग का जो 2015 से 20 तक का एग्रीगेशन मॉडल का इंडिया में दबदबा रहा, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। एग्रीगेशन मॉडल मीन्स जो, जैसे जोमेटो एग्जाम्पल, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, रेस्टोरेंट को अपने साथ कनेक्ट किया, जिस कस्टमर को खाना खाना है वो अपने नियर बाई का रेस्टोरेंट फाइंड किया और ऑर्डर कर दिया। अब उस रेस्टोरेंट से जो खाना पहुंच रहा है कस्टमर तक, वो उसमें डिलीवरी बॉय वगैरह वगैरह बहुत सारा रोल उसमें ऐड होता है। तो जो लोग समझता है कि हम जोमेटो से खाना मंगाए, लेकिन दे रहे हैं रेस्टोरेंट वाला खाना। तो रेस्टोरेंट वाला का खाना का क्वालिटी डिसाइड करेगा जोमेटो का रेटिंग क्या होने वाला है। मतलब सर्विस की कंप्लीट, सर्विस प्रोडक्ट दोनों की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है एग्रीगेटर के पास, रेस्टोरेंट वाले के पास। अब आप जब बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो जरूरी नहीं सारे लोग अच्छे ही आएंगे आपके साथ, कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो मतलब आपको लगेगा जो वो आपकी रेटिंग को खराब करेगा, या आपके कस्टमर के साथ वो फ्रेंडली नहीं रहेगा, या उसको कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा। इसी तरह जो भी ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर था इंडिया में, उसमें सबसे ज्यादा कस्टमर को प्रॉब्लम आता था ना, जो बुकिंग किया, ड्राइवर एक्सेप्ट किया, उसके बाद ड्राइवर पे निर्भर करता है वो जाएगा या नहीं जाएगा। वो आपको फोन करके पूछेगा भैया कहाँ जाना है, आप बोलेंगे फलाना जगह, बोले कैश देंगे या ऑनलाइन देंगे। अब एक कस्टमर इरिटेट हो जाता है इससे। उसके बाद अगर उसको लगेगा जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। मतलब सप्लाई आपके हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में, आपके एग्रीगेटर के हाथ में है। हमको लगा ना जब सर्विस क्वालिटी को इनहेंस करने की बात आएगी तो सप्लाई आपके हैंड में होना चाहिए, उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। और जैसे आप एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है, आप 10 साल किसी एक कंपनी में जॉब किए, 10,000 रुपये महीने पे आप सैलरी स्टार्ट किए थे, 10 साल में आपका सैलरी 50,000 तक जा सकता है, 40,000 तक जा सकता है।
अब आप जॉब स्विच करेंगे ना तो अगला कंपनी आपको 60,000 ऑफर करेगी क्योंकि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन ये जो ड्राइवर होते हैं ना, इनका एक्सपीरियंस कोई नहीं देखता है। कभी सुने हैं ड्राइवर को एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिल रहा है? ड्राइवर है तो वही 10,000 मिलेगा उसको, वही 12,000 मिलेगा। हमको उसके लाइफ को भी चेंज करना था क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा हीरो वही है। हम तो एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे हुए हैं, सड़क पे बाइक वाला से गाली वो खा रहा है, गलती से किसी को लग गया तो गाली वो खा रहा है, रात भर ड्राइव वो कर रहा है, मच्छर वो कटा रहा है, जो थोड़ा बहुत किसी को पानी का छींटा भी पड़ गया गलती से तो चारों को गाली वो खा रहा है, और आपके कस्टमर को सुरक्षित डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा रहा है। उसकी एक गलती सब कुछ खत्म कर सब कुछ सकती है। खत्म कर सकता है। तो मुझे ना उसके लाइफ को भी चेंज करना था। तो हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल चेंज हो गया। एग्रीगेशन नहीं, हमारी अपनी फ्लीट होनी चाहिए, या हम ऐसे फ्लीट को यूज करें जिसके लिए एडिशनल इनकम के रूप में ये चीज आए। जैसे कोई गाड़ी दरभंगा से पटना आई है, ऑलरेडी वो अपने कस्टमर से पैसा ले लिया है, जिसको लेके आया है, अब वो जो खाली जा रहा है ना, हम जो दे रहे हैं वो एडिशनल दे रहे हैं उसको। तो जब किसी को एडिशनल मिलता है ना तो रिस्पेक्ट भी एडिशनल हो जाता है, होता है ना, रिस्पेक्ट ऐड हो जाता है। पहला में तो लगता है उसको मेरा अधिकार है, हम लाए हैं तो पैसा मिल रहा है, पैसा मिला है, लेकिन जब आप उसको एक्स्ट्रा देते हैं ना तो फिर आपका इज्जत उसके में बढ़ जाता है। टिप महत्वपूर्ण इसलिए होता है ना, महत्वपूर्ण इसीलिए होता है। तो उसके लिए एक वैल्यू ऐड हो गया, तो वो जो सर्विस का क्वालिटी था उसका वो इम्प्रूव हो गया। और हमारा जो अपना लीज वाला मॉडल, हमारा जो अपना ऑन फ्लीट है, उसमें जो ड्राइवर वर्क कर रहा है वो जानते हैं 29 हजार तक उठाता है इस महीना। एक ड्राइवर का मासिक कमाई 29,000 तक। अब 29,000 की बात कर रहे हैं। हमारा कुछ इंसेंटिव कुछ ऐसा होता है जो ड्राइवर को लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ कनेक्ट रखे हैं। जैसे उसको हम हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे देते हैं, या जो 4 महीना तक बेहतर परफॉर्म किया तो उसका चौथा महीना जो है, 3 महीना बेहतर परफॉर्म किया, चौथा महीना अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो 5,000 एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। मतलब उस महीने वो 29 और 5 34,000 रुपए घर लेके जाएगा। हम कहते हैं MBA वाला नहीं लेके जाता है घर, एक ड्राइवर लेके, गाड़ी चलाने वाला, 4 लाख का पैकेज हुआ ये। अब इससे क्या है ना, क्योंकि एक्चुअल में आप अगर देखेंगे ना तो आपके कस्टमर को सर्व वही कर रहा है। आप भले ही यहाँ प्रोफेशनल को बैठा लीजिए, वो आपको टेलीफोन पे आपके कस्टमर के साथ बढ़िया बिहेव कर लेगा, लेकिन जिसके साथ आपके कस्टमर को 7 घंटा 6 घंटा 5 घंटा जर्नी करना है, 4 घंटा 3 घंटा जर्नी करना है, उसका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। वही आपके ब्रांड को या तो हीरो बना सकता है या विलन बना सकता है। तो ये आपके दिमाग में आर्या गो सेवक से चल रहा था? बिल्कुल। और तब रोडवेज बना। हमको दोनों लोगों के दोनों आदमी, कस्टमर और ड्राइवर दोनों के लिए सोचना था। आखिर ऐसा क्या हो कि हमारा कस्टमर भी हमारे लिए लॉयल बने और हमारा ड्राइवर भी हमारे लिए लॉयल बने। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं आखिर क्या किया ये, कस्टमर से पैसा कम लेता है, ड्राइवर को पैसा ज्यादा देता है, फिर भी कहता है कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। भाई यही मैथमेटिक्स तो इस मैट्रिक पास को समझ में आया, एक पागल को समझ में आया, तभी तो बना दिए। क्या था रजिस्ट्रेशन डेट रोडवेज का? रोडवेज 10 जून को इनॉग्रेट हुआ था। 10 जून 2022। 10 जून 2023 तक फाइनेंशियल ईयर में क्या रोडवेज कर पाया? 10 जून तो हम पहला फाइनेंशियल ईयर हम लोग का लॉस था, हमको लगता है लगभग 60-67 लाख रुपए लॉस था। 67 लाख रुपए लॉस था। दूसरा फाइनेंशियल ईयर लगभग हमको लगता है जो 17 लाख का लॉस था। थर्ड फाइनेंशियल ईयर हम लोग प्रॉफिटेबल है। इस महीना फरवरी में बैठे हैं 2025 में, 25 जनवरी 2025 में रोडवेज की कमाई कितनी थी, इंक्लूडिंग फ्लीट कमीशन सब जोड़ के? अभी इस हम लोग फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। अच्छा। इस फाइनेंशियल हम लोग लगभग 6-7 करोड़ के रेवेन्यू करने वाले हैं, सिर्फ कमीशन, फ्लीट को हटा के 6-7 करोड़ का हम लोग बनाने वाले हैं। और जो आपका इंडस्ट्री का नॉर्म्स कहता है वो कहता है कि 10 गुना ज्यादा मान के चलना चाहिए। अभी हमारा मानना ये है ना प्रशांत जी, जो बिहार इंडियन ओशन है, बिहार का जो बाजार है वो इंडियन ओशन है। 12 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, 12 करोड़। इसमें आप अगर
अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और 0.5% लोग को अगर आप सर्व कर लोगों दें, को आप सर्व कर पा रहे हैं या प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं ना, तो आप 500, 700, 1000 करोड़ रुपए बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं माथा नहीं लगाना पड़ेगा। और हम बहुत कैलकुलेटिव एंटरप्रेन्योर हैं, हम हर चीज को काउंट करके चलते हैं, हमको पता है मेरे पास कितना दाना है और कहाँ बोना है उसको। और ये अनुभव से, हम किसी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़े हैं। यूनिवर्सिटी से याद आया, आईआईटी में दिलखुश खड़े होकर हायरिंग करने जाते हैं, एक मेल आता है कि हम रोडवेज के सीईओ को बुलाना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन करने आइए। कैसा लगा था? कलेजा फ्लावर हो गया था? देखिए, एक्चुअल में अगर पूछिएगा ना तो आईआईटी हम सुने भी थे 2012-13 में। आईआईटी होता है जाने थे, ये 2012-13 में जाने थे, और मतलब उस समय ये जाने थे जो अगर इंडिया में सबसे टॉप अगर प्रेस्टिजियस कोई अगर है संस्था तो आईआईएम, आईआईटी सब है। और जो भी लोग यूपीएससी निकालते हैं उसमें बहुत बहुत ज्यादा लोग आईआईटी पास आउट रहते हैं, तो जानते भी पहले नहीं थे। अब क्या है ना, देखिए हर लोग ये चीज जानता है, जो आपको लोग तब बुलाएगा जब आप अपने आप को प्रूफ कर चुके होंगे। ये इंडिया है, यहाँ हर आदमी के पास एक आइडिया है। आप कॉपी कलम लेगा हाथ में, 0 से अरबपति बनने का पूरा फॉर्मूला लिख देगा। सिर्फ फॉर्मूला लिखने से आप अरबपति नहीं बन जाएंगे, आपको घिस के बाजार में काम करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब आप लोगों को आपका आइडिया पसंद आएगा और लोग आपको सम्मान देगा। तो हम इसको बनते, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो हमको अभी भी आईआईटी खड़गपुर से हमारा इन्विटेशन है, हमको फरवरी में ही वहां जाना है एज ए स्पीकर। क्या बताएंगे दिलखुश वहां जाकर? वही, एक बच्चा को क्या चाहिए, एक आप पहले लोगों को लगता था ना जो सरकारी नौकरी मीन्स सक्सेस, अब लोगों को समझ में आने लगा नहीं, बिजनेस मीन्स सक्सेस। जब से ये शार्क टैंक आया, स्टार्टअप इंडिया आया, पहले आप गांव वाले लोग जो होंगे आपके दर्शक वो रिलेट कर पाएंगे, जो अगर किसी कहीं भी किसी क्लर्क के पद पे भी कोई बैठा हुआ है ना सरकारी नौकरी में, भले ही वो चपरासी के पद पे ही बैठा हुआ है, तो सोसाइटी में उसको इज्जत मिलता था। लेकिन अगर एक कोई अच्छा राशन दुकान चला रहा है, वो महीने का 50-60-70 हजार रुपए कमा रहा है, 1-2 आदमी को दुकान पे सामान बांधने उठाने के लिए भी रखा हुआ, उसको कोई इज्जत नहीं मिलता। किराना वाला बोलते हैं, किराना वाला बोलता है। लेकिन लोगों को अब एक्चुअली समझ में आया जो नहीं, वो सरकारी वो जो नौकरी है ना, वो उसी के 60 साल उम्र तक सीमित है, वो अपने बच्चे को नहीं दे के जाएगा। लेकिन वो किराना दुकानदार जो है ना, वो अपने बच्चे को बना के गद्दी छोड़ के जाएगा। एक बहुत पहले एक कोई कहानी हमको सुनाया था, जो गुजरात में वो आदमी वहां रह के पढ़ाई करता था, तो एक दुकान पे हो गया गैस डलवाने के लिए छोटा सिलेंडर में। तो दुकानदार जो है अपने बेटा को 2-3 थप्पड़ लगाया था। तो वो पूछ दिया जो भाई वहां के लैंग्वेज में, क्यों आप इसको मार रहे हैं? तो बोला साला ये पढ़ने का जिद करता है। बोला ये तो आपके लिए अच्छी बात है, उसको पढ़ने का ललक है, आप उसको पढ़ने दीजिए। तो पूछा आप क्या करते हैं? तो बोला हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बोला कितना पैसा सैलरी मिलता है? बोला 40,000 रुपया। बोला इस गद्दी से 3.5 लाख रुपया महीना हम कमाते हैं, हम इसको 3.5 को 7 कैसे करेगा ये सिखाएंगे, कि हम 40,000 को 4 लाख कैसे करेगा ये सिखाएंगे। मतलब क्यों गुजरात डेवलप है? कहने का मतलब ये है गुजरात डेवलप है क्यों? क्योंकि गुजरात में लोग किस्मत को नहीं कोसता है, तकदीर को नहीं कोसता है। गुजरात में लोग मेहनत करता है, गुजरात में लोग बिजनेस करता है, गुजरात में लोग फ्यूचर देखता है। शार्क टैंक पे हम लोग आएंगे, लेकिन आईआईटी वाले में हम अटके हुए हैं। बताइए ना, पैर कांपता है क्या? अब नहीं कांपता है, पहले कांपा था। पहला आईआईटी कौन सा था जहाँ गए थे? जो गए थे आईआईटी गुवाहाटी गए। गुवाहाटी, हाँ, वहां मतलब कैंपस देख के ही मतलब लगता था ऐसा भी दुनिया है क्या, देख के। वहां क्या करने गए थे उधर? वहां गए थे, हमको बुलाया गया था कैंपस सिलेक्शन के लिए, हायरिंग करने के लिए। तो मतलब उस वक्त नहीं था कि आईआईटी का गेट खुला, आप घुसे, वहां का तो पेड़ में भी एक कला होता है ना, उसको पेड़ को भी बड़ा रंगत से काटा जाता है। तो देखेंगे तो लगा होगा ना, वो याद आ गया होगा ड्राइवरी का दिन, बेल बॉटम वाला पैंट। ये अलग दुनिया है, देख के लगा था। उसके बाद कई आईआईटी में गए, आईआईटी पटना, आईआईटी धनबाद, अभी आईआईटी खड़गपुर जा रहे हैं।
बहुत जगह नहीं भी जा पाते हैं। अभी IIT अहमदाबाद से भी आया है, नहीं जा पाते। रीजन है ना उसका बहुत सारा, जो क्या है ना, आपको लोग तब तक वैल्यू करेंगे जब तक आपका बिजनेस बन रहा है। जिस दिन ये डूब जाएगा ना, तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों दिलखुश कुमार स्ट्रगल कर रहा है सड़क पे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपका सबसे पहला धर्म है आपको अपना धंधा बचाना। अगर उसके बाद आपके पास समय मिलता है ना, तो हम प्रशांत जी के साथ बैठ के बात करेंगे। नहीं मिलेगा, प्रशांत जी समझेंगे एरोगेंट है। हाँ एरोगेंट है, नहीं है मेरे पास समय यार, बहुत दिल खुश स्ट्रगल कर रहा है, किसी से जाके बात करो ना। तुम मुझसे इसलिए बात करने के लिए आए हो क्योंकि हम स्थापित कर चुका है, या लगता है नहीं ये लड़का उखाड़ा है या उखाड़ देगा। किसी स्ट्रगलर के साथ तो कोई जाकर बात नहीं करता है। क्या उम्र है अभी आपकी? अभी 93 बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है, तो 32-33 साल है। 32। अब शार्क टैंक वाला किस्सा बहुत जरूरी है। शार्क टैंक में दिलखुश खड़े थे और ऐसे हाथ करके जब आप बिहारी टोन में बोल रहे थे, तो 12 करोड़ में से 5 करोड़ लोग अगर टीवी देख रहा होगा तो उनका आंख लाल हुआ होगा। अंग्रेजी में गूजबम्स कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं रोंगटा खड़ा हो जाना। रोंगटा खड़ा हुआ। दिलखुश को क्या लग रहा था? देखिए, एक तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी के एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा सपना होता है उस मंच पे जाना, और हम सोचे भी नहीं थे, फैक्ट अगर पूछेंगे तो। और आपको ये बता दें, अभी तक हम नहीं बोले थे, आपको बता दें, शार्क टैंक में हम अप्लाई नहीं किए थे, शार्क टैंक हमको अप्रोच किया था। कैसे? ऐसे ही ऑफिस में कॉल आया, जो क्या दिलखुश जी के नंबर मिल सकता है क्या? शार्क टैंक से फोन आया था? हाँ। हाँ, फिर उसके बाद? तो हमारे उस समय एक HR थे, वो बोली जो सॉरी सर, सर ऑफिस में नहीं है और हम लोग को नंबर देना अलाउ नहीं है। तो ऐसे ही शाम में कुछ हम लोग का कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था टेलीफोन पे, कुछ स्टेटस को लेकर, हम बाहर थे। तो हमको बात बोली, सर एक कॉल आया था, बोला शार्क टैंक से बोल रहे थे। बोले तुम क्या बोले? तो बोले सर, बोले अभी सर ऑफिस में नहीं है और नंबर देने अलाउ नहीं। बोले ठीक है, उनको मेरा नंबर दे दो। नंबर याद है? तो हाँ सर याद है। उसको नंबर मैसेज कर दी। उधर से फिर मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पे, हाय आई एम नीरज चंदानी फ्रॉम शार्क टैंक, गिव मी योर 5 मिनट। वहां से शुरू हुई शार्क टैंक की जर्नी। और हमको भी लगा, मतलब खुद में एक प्राउड फील हुआ यार। अभी 1 साल भी उस समय रोडवेज को नहीं हुआ था, और 1 साल भी नहीं हुआ था और आपको शार्क टैंक से बुलावा आ रहा है। तो बातचीत चली, थोड़ा सा मन में डर भी था, क्योंकि जितने भी लोग बिहार से गए थे वो सब डिमोटिवेट होके आए वहां से। पहला बिहारी स्टार्टअप जिसको पैसा मिला, कमिटमेंट मिला। तो थोड़ा सा अंदर में डर भी था। एक मन कर रहा था जाए, एक मन कर रहा था नहीं जाए। फिर अरविंद झा सर, हमारे गुरुदेव, उनको बोले सर क्या करना चाहिए? तो सर बोले नहीं जाना चाहिए। बस वो अगर बोल देते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, जो उनका बोला हुआ एक एक शब्द, उसको पूरे जीवन में हम नहीं काट सकते हैं। उस आदमी से हम इतना कुछ सीखे हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनसे, उनके मेरी जिंदगी में आने से हमको मिला है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। वो बोल दिए बस, फिर तय हुआ कि दिलखुश जाएंगे। जाएगा। एक फोटो आया था, दिलखुश ऐसे कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरा पर पाउडर लग रहा था, एक आदमी ऐसे बाल झाड़ रहा था। उसका किस्सा सुनेंगे हम। एक्चुअली क्या है, जब शूट शुरू होता है ना, उससे पहले थोड़ा सा मेकअप किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो हम उसको बोले थे भाई हमको ऑर्गेनिक रहने दीजिए, हमको मेकअप पसंद नहीं। अच्छा, ये भी जाके वहां बोल दिया? मतलब मानेंगे नहीं आप? नहीं मानेंगे। बोले सर थोड़ा सा क्या है ना, पसीना से बहुत ज्यादा चलने लगता है, तो थोड़ा कूल करके रखता है। तो बोले हम हल्का फल्का चलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। वो थोड़ा सा बाल उनको सेट कर दिया, थोड़ा सा फेस पे कुछ कुछ लगाया। और जब शार्क टैंक के मंच पे पहुंचे ना, जब बारी आई हमारी, तो आप समझ रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं हम कुछ बनाएंगे, और वहां सारे बिलियनर बैठे हुए हैं, है ना, एक से एक दिग्गज, एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं। तो हम सिद्धार्थ को पूछे, यार सही में आ गया क्या? और पहला बार हमको लगता है, जो मेरे आंख से 2 बूंद आंसू गया था। कहाँ से हम स्टार्ट किए थे और कहाँ आ जाके खड़े हैं। मतलब वहां पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। कभी सोचे ही नहीं थे ना। हमारा अभी मेरे आप जाइएगा मेरे इंस्टा पे या फेसबुक पे ना, 2017-18 में बैक में जाइएगा, तो उसमें बहुत सारे हमारा जहाँ से हम शुरुआत किए थे आर्यगो का, उसका तस्वीर मिलेगा।
और उसको आप जब गूगल पे जाके देखें चारों वाले खेत और जंगल है, वहां से शुरू हुई थी। तो हम ये सोचे थे उस पोखर के पहाड़ पे से जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, बम्बई के सबसे बड़े सेट पर, मुंबई के सबसे बड़े सेट पे, सोनी के सेट पे पहुंच गया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो थोड़ा सा तो इमोशनल होना है। एक सवाल और था इसमें, शार्क टैंक वाला इतना दिल के करीब है दिलखुश कि लोग मतलब आपकी सफलता को हमको अपना सफलता लग रहा है। एक सवाल और है कि दिलखुश से ये कहा गया, अनुपम मित्तल बोले थे कि दिलखुश मान लीजिए कि जो बड़े बड़े जायंट्स हैं वो यही काम करने लगे, यही मॉडल अपना लें, तो दिलखुश का पटाख से जवाब आया कि वो ये नहीं कर सकते हैं। और पटाख से फिर फॉलोअप क्वेश्चन आया कि ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? तो आपने कहा कि हम उस मार्केट को समझते हैं, वो ड्राइवर मेरा है। और फिर सब लोग ऐसे ताली बजाने लगे थे। एक्चुअल में ये क्या कॉन्फिडेंस है? हुआ क्या था ना, जो अनुपम सर बोले थे जो कोई और अगर इसको कर ले तो सेम मॉडल को कॉपी कर ले तो, हाँ, तो हम बोले सर बिहारी हैं, देख लेंगे। करेक्ट। वो बात उनके ईगो पे लग गया। हाँ, उनको लगा ये क्या बोल रहे थे। बोले हम बिहारी हैं और बिहार के बाजार को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। वहाँ के ड्राइवर के लिए, ड्राइवर की जिंदगी हम जिए हैं, उसके प्रॉब्लम को हमसे बेहतर कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। वहाँ के कस्टमर को हम करीब से देखें, उसके भी प्रॉब्लम को हमसे बेहतर कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। तो ये चीज, और इस जवाब पे सब लोग मुस्कुराया, अपलॉड किया आपको। मतलब एक्चुअल में जब आप अपने बिजनेस का रियलिटी वहां शो कर रहे हैं, जिसमें मिर्च मसाला नहीं लगा हुआ है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारा एक मित्र कहता है कि आप 10,000 20,000 का सूट पहन लीजिए, आप हो सकता है कि अच्छे ना लगे। वो कहता है, अंग्रेजी में कहता है कि यू कैरी कॉन्फिडेंस। तो दिलखुश का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि अनुपम मित्तल को कौन कौन वहां था, वहां बोले कि हाँ हम देख लेंगे। और अंतिम में रितेश अग्रवाल का चेक भी हाथ में आया था। उसका किस्सा क्या है, कैसे कन्विंस हो गए रितेश? देखिए, जब हम कहते हैं जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है ना, मतलब जो आप अगर बनाए हैं खुद से, आप दादाजी का जमीन बेच के नहीं किए हैं, या आप सब कुछ लुटा के यहाँ नहीं पहुंचे हैं और कमा के आप कर रहे हैं ना, तो आपका डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। वहाँ पे हमको ये एक्सपेक्टेशन था ही नहीं जो हमको कोई ऑफर करेगा, क्योंकि प्रीवियस जो हिस्ट्री था वो बिहार के प्रति नेगेटिव था सारे लोगों का। तो हमको लगता था कि बिहार इन लोगों के नजर में अभी मैच्योर नहीं हुआ। इन लोगों को लगता नहीं बिहार में सिर्फ मजदूर और ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस होता है। आप अगर देखेंगे ना तो टॉप और बॉटम पे पैन इंडिया बिहारी बैठे हुए हैं, टॉप और बॉटम दोनों पे। वो टॉप पे जो बैठे हुए ना, वो एम्प्लॉय बन के बैठे हुए हैं, बॉटम पे भी एम्प्लॉय बन के बैठे। एम्प्लॉयर नहीं बनना चाहता है बिहारी, जो भी था। तो उन लोगों को भी यही चीज लगता है कि बिहारी एम्प्लॉयर नहीं बन सकता, एम्प्लॉय अच्छा बन सकता है। तो हमको भी ये डर था जो भाई ये लोग तो माइंड में सेट करके रखे हुए हैं, इन लोगों को बिहार के प्रति अभी कोई पॉजिटिव भावना है नहीं, तो हमको भी कुछ ऐसा ऑफर मिलने वाला है नहीं। लेकिन रितेश अग्रवाल से ऑफर आया। अगर आप लिटरली पूछेंगे ना तो आपका एंटरप्रेन्योर, आप किसके फैन हैं इस जनरेशन का एंटरप्रेन्योर, तो हम बोलेंगे रितेश अग्रवाल के। क्योंकि मुझे लगता है गजब कहानी है उनकी भी। एक मिडिल क्लास का बच्चा इंडिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बनता है, सेल्फ मेड बिलियनर, सिम बेचा दिल्ली में, समझने के लिए कि मार्केट क्या है। तो वो जो आपको सिखाएगा बहुत कुछ सिखाएगा। और ये भी मायने रखता है ना आप किसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है जो एलन मस्क के बारे में बहुत सारी नेगेटिव कहानियां चलते रहती है बाजार में, भाई तुम भी वैसा नेगेटिव करके एलन मस्क बन जाओ, तुम भी उसके जैसे कुकर्म करके एलन मस्क बन जाओ। वो इंडिया छोड़िए वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन के दिखाया अपने आप को। एक्चुअल पगला है वो, ट्विटर को खरीद लिया, नाम बदल दिया, अस्तित्व मिटा दिया, लोग एक्स के नाम से जानता है। ऐसा पगला बनो भाई, तकदीर में नहीं मिलता है। गाली देना बहुत आसान है लोगों को, उसके कैरेक्टर को जीना बहुत टफ है। रतन टाटा बहुत बड़े फैन है उनके, अपने लिए जिंदगी नहीं जिए, अपनों के लिए जिंदगी जिए। और उनके लिए अपनों कौन थे? उनका टीम, उनका एम्प्लॉय, उनका कंपनी। आप किससे सीख रहे हैं? हम कहते हैं आप लोग, वो एक कहावत है ना, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आता। परफेक्ट है। आप किसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं, इससे आपका आने वाला कल डिफाइंड होगा। अगर आप समय बिता रहे हैं, हम प्रशांत जी के साथ बात कर रहे हैं, उससे मेरा फ्यूचर डिसाइड। किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? हम लोग पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे हैं, वो जिंदगी का एक पार्ट है, वो चलते रहेगा। किसी एंटरप्रेन्योर ने कहा ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज, है ना, बैठ के दिन भर कि क्या करे, क्या हो जाएगा। तो वहां जब शार्क टैंक के मंच से फंडिंग का ऑफर मिला ना,
उस दिन हमको लगा कुछ तो मेरे अंदर है यार, सही में उस दिन हमको थोड़ा सा अंदर से लगा कुछ तो मेरे अंदर है जो बिहार से कोई आके यहाँ नहीं कर पाया 2 सीजन में, तीसरा सीजन में हम करके दिखा दिए। कुछ तो है, कुछ तो यूनिकनेस है जो हमको नहीं पता क्या है। हम बोले ना उस समय, वो बोले ना वो कार वाला तस्वीर, उस समय खुद को खुद में मैं ढूंढ रहा था। आज भी मैं खुद को खुद में ढूंढ रहा हूँ। आज भी मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। भले लोग गूगल पे सर्च करता है हु इज दिलखुश कुमार, तो दिखाता है जो दिलखुश कुमार, हु इज द स्टार्टअप किंग ऑफ बिहार, दिखाता है दिलखुश कुमार, है ना। लोगों को दिखता है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं मैं कौन हूँ। शायद अभी समय लगेगा इसको ढूंढने में। 100 करोड़ की कंपनी बनाने वाले दिलखुश, समय कम है, हम सोच रहे हैं 5-7 मिनट और 100 करोड़ की कंपनी दिलखुश बनाते हैं। हम नाम कोट नहीं करेंगे, आपके 3-4-5 एम्प्लॉइज को, या फिर आप उनको साथी कह लीजिए, आप उनको पार्टनर कहिए, कुछ भी कहिए, उनको बड़ा करीब से हम जानते हैं। कोई आपके पास IIT पढ़ के आया, कोई अपना बड़ा अच्छा सरकारी नौकरी छोड़ के आया। हम सैलरी वैलरी भी कोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि दिलखुश उनको इतना हैंडसम मनी दे रहे हैं, इसका कलेजा कहाँ से आता है? आजकल का जो मेंटेलिटी है वो यही है कि कैसे भी पैसा को दबोच के रख लिया जाए। एक स्टार्टअप वाला जो कभी टैक्सी ड्राइवर था, वो अपने एम्प्लॉय को, जिनको हम पर्सनली जानते हैं, इतना पैसा दे रहा है जिसमें 4 आदमी आ सकता है, यहां बैठ के नौकरी कर सकता है। दिलखुश ये क्यों करते हैं, क्यों इतना भरोसा दिखाते हैं? एक गांव सब में पहले दादी नानी सुनाती थी, बांट खोट के खाए राजा घर जाए। हाँ। तो हम हमेशा अपने लोगों को कहते हैं जो हम अपना खर्चा नहीं घटाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे। हम तभी बेहतर लीडर माने जाएंगे जब हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो संतुष्ट रहेंगे। हमको हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं जीना, मेरा बहुत बड़ा सपना नहीं है। हम कहते हैं हमारे बाबूजी 90 रुपये पर डे कमा रहे थे, आज हम 48-50 लाख रुपए महीना बांट रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 50 लाख महीने का सैलरी बांटते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो हम इतना बांट रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए हमको? इससे बड़ा कुछ सपना भी नहीं था। कम से कम होंडा सिटी ऑडी से ऑफिस आ जाते हैं, बच्चा को स्कूल छुड़वा देते हैं कार से। अब इससे बड़ा हमको मतलब बहुत बड़ा लालच हमको नहीं है। हमको लगता है मरने से पहले हम कुछ ऐसा करें जो मेरे मरने के बाद भले ही मेरे परिवार के लोग हमें याद ना करें, लेकिन वो लोग याद करें जिनके साथ हम काम किए हैं। उनको लगे नहीं कोई एक पगला था जो मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, कोई एक था। अब पागल पागल बहुत बोल दिया आप। द पागल करके एक बड़ा आप हाइप बना के रखे हैं सोशल मीडिया पे। आप, हम चाहते हैं कुछ तो ऐसा एक्सक्लूसिव आप इस इंटरव्यू में दें। क्या है द पागल, क्या है? द पागल एक बुक है जिसको हम अपनी जीवनी पे लिख रहे हैं। द पागल उसका टाइटल है। क्योंकि एक्चुअल में हम पागल नहीं होते तो हम आज यहाँ नहीं होते। अगर हम अच्छा बेटा होते, बाप का हर बात सुनने वाले बेटा होते, तो हम यहाँ नहीं होते, ठीक है। या बीवी का हर बात सुनने वाले पति होते तो हम यहाँ नहीं होते। और रिश्तेदार का सब बात सुनने वाले अच्छे रिश्तेदार होते हैं हम, तो यहाँ नहीं होते। तो बस द पागल में हम यही दिखाने वाले हैं, जो एक गरीब का बच्चा कितना बड़ा सपना देख सकता है, वो तय नहीं करता है, वो समाज तय करता है, वो सोसाइटी तय करता है। और आपको, अगर आपके पास कोई आइडिया है या आपके पास आप कोई सपना देखें, तो उसको साकार करने के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। आप इस भरोसे मत रहिए जो आपके अपने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तीसरा चीज है जो उसमें, जो धंधा बनाने के लिए पैसा की नहीं, कलेजा की जरूरत है। तो बेसिकली यही सब 3 चीज है, और थोड़ा बहुत मेरा जीवनी स्ट्रगल और कुछ विफलताएं, कुछ असफलताएं, ये सब उसमें रहेगी। तो इसको हमको लगता है 2025 लास्ट तक हम पब्लिश करेंगे। इस साल आ जाएगा? हाँ, लास्ट तक हम ट्राई कर रहे हैं पब्लिश हो जाए इस फाइनेंशियल ईयर में। और उसी में हम, मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब नहीं है, हम बार बार बोलते हैं इस चीज़ को। तो एक चीज़ हमको समझ में आ गया है, जो दुनिया में आपका कोई अस्तित्व नहीं है तब तक जब तक आप आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहा है, आप जब तक सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो मुझे लगता है जो अभी हम घर जाएं, कोई ट्रक वाला आए और ठोक दें कार में, वही ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो हम अपनी वाइफ को बोले हैं जो तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ कर दिए हैं,
हकीकत भी ये करती है। जब उसका शादी हुआ था उस समय एक निठल्ला बेरोजगार था, और अभी जो लड़का है वो दिलखुश कुमार है ना। तो हम बोले हमको 2 चीज कमिटमेंट चाहिए तुमसे। पहला कमिटमेंट है अगर द पागल बाजार में आने से पहले हमको कुछ हो जाता है तो तुम उस किताब को पब्लिश करेगी और नाम बदलना और लिखना एक था पागल, और टैगलाइन में देना उनकी अधूरी कहानी। दूसरा लाइन है उसमें जो मेरा दाह संस्कार हो वो मेरे गांव में हो, बनगांव में, गांव में, और वहाँ एक छोटा सा वो समाधि स्थल बना के स्मारक बड़े के से तौर पे। अक्षर पे लिखना यू हैव अराइव्ड। तब तक दुनिया इधर से उधर पलट जाए, मेरी जिंदगी की पहिया रुकने वाली नहीं है। हम गिरेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, फिर से निखरेंगे। ये प्रतिबद्ध है हम इस चीज के लिए। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कोई नहीं याद करने वाला है आपको जाने के बाद, कोई नहीं याद करने वाला है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में आप कुछ छाप छोड़ के जाएंगे, वही आपको याद करेगा 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल, महीने। हालांकि आपके परिवार के लोग भी महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद कपिल शर्मा का शो देखेंगे, एकदम ठागा मार के हंसेंगे। उस समय याद नहीं रहेगा। आजकल एक जोक चलता है कि जो लोग बहुत प्यार से भैया कहते हैं वो तेरहवीं में कहेंगे कि पूरी गरम देना, ठंडा ना हो जाए। हकीकत है ये, हकीकत है ये। देखिए जब आपको ये खुद पता नहीं है आप कितने दिन के लिए धरती पे आए हैं, तो आप अपने लिए जिएंगे या समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार वालों के लिए, किसके लिए जिएंगे? आपको पता है आप किस सदी में पैदा हुए? अरबों खरबों करोड़ों साल से धरती पे इंसान है, लेकिन ये 200 साल में जितना तेजी से विकसित हो रहा है मानव, इतना चांद पे चले गए हम, इतना एडवांस हो गए, जब एआई आ गया, एआई आ गया जो एकदम इंसान की तरह सोच रहा है, इंसान की तरह आंसर कर रहा है। हम उस सदी में पैदा हुए हैं। उसमें भी अगर हम ये चीज सोचे जो लोग क्या कहेंगे, वह धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। कोई 7 जन्म नहीं मिलने वाला है, इसका भ्रम में मत रहिए। हो सकता है ये कहानी हो जो आप अगले जन्म फिर से इंसान बनेंगे। भाई ये जन्म मिला है हमको अपनी तरह जीने दो ना, अगले जन्म मिलेगा देखा जाएगा क्या होगा। हमको जिसमें खुशी मिल रहा है हम ऐसे जिएंगे अपनी जिंदगी को। अब इससे बेहतर नोट इसको समाप्त करने का नहीं हो सकता है। ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया है। बस इतना कि इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जो शायद अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो। बाकी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।